तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी घंटे के एक्शन के लिए, जहां दिन भर सीमित दायरे में हल्की कमजोरी के साथ कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में आएगी रिकवरी या रहेगी सुस्ती, और क्या करें कल हफ्ते की एक्सपायरी की तैयारी, और आज है फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन भी। तो बचे 1.5 घंटे में क्या क्या है काम जो आपको निपटाने, और क्या है नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ध्यान रखने वाली बातें। तो ढेर सारा एक्शन करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक का एक्शन जारी है, बाजार में थोड़ा दबाव बना हुआ है, पर इस दबाव में मौके किधर हैं और इंडेक्स पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, बस थोड़ी देर में अनिल सर से जानेंगे। पर सर, उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। जी, बड़ी बातें साफ है, बाजार पूरे एक्शन में है इस वक्त, और एक्शन आज कमजोरी की तरफ का है। तो सुबह से बाजार दबाव में है, 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाए, और निफ्टी आप देख सकते हैं कि ऊपरी स्तर से फिसलता हुआ और रिकवरी में ऊपर संभलने में थोड़ा सा मुश्किल आती दिख रही। 14,700 के नीचे पहुंचा भी, लेकिन संभालने की कोशिश की है, और बैंक निफ्टी भी हमारे अहम लेवल 33,150 वहां तक पहुंचा जरूर था। तो ये अब तक का एक्शन है। आईटी, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में बिकवाली ज्यादा है, वहीं मेटल, सरकारी बैंक और एफएमसीजी शेयरों ने बाजार में मोर्चा संभाल रखा है। तो खरीदारी के लिहाज से भी हैं कुछ सेक्टर्स, तो बिकवाली के लिहाज से भी। डाउ फ्यूचर्स सुस्ती में है, सुबह मजबूत थे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, अब वापस से हल्की सुस्ती। 25-30 पॉइंट नीचे इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, 45 पॉइंट नीचे। तो मिला जुला सा कारोबार है दुनिया भर के बाजारों में। एशिया भी हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, यूरोप में सुस्ती है, अमेरिका में कल की सीमित दायरे के कारोबार के बाद आज थोड़ा फ्यूचर्स में सुस्ती का माहौल है। तो बहुत कुछ बड़ा दुनिया भर के बाजारों में हो नहीं रहा, ये इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन से। जीती बिल्कुल सर, बहुत कुछ बड़ा हो नहीं रहा, सुबह से ही सुस्ती बनी हुई है। और सर, सुबह से एक्शन में एक चीज है कि हमने जो 14,700 का सपोर्ट है, और जिसके बारे में सुबह हम बात भी कर रहे थे, सपोर्ट को डिफेंड किया है, पर वहां से कुछ मीनिंगफुल बाउंस बैक नहीं आए। थोड़ी थोड़ी कोशिश रहती है 20-25 पॉइंट्स ऊपर नीचे, पर वहां से उठ नहीं पा रहे हैं। तो इस एक्शन को कैसे समझें, और स्पेशली जो आज दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कमजोरी है, वहां से क्या समझना चाहिए? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है दीप ट्रेडिंग में आज, न ट्रेडिंग तेजी की तरफ तो न मंदी की तरफ। और आखिरी दिन है इस फाइनेंशियल ईयर का। एनएवी बढ़ाने के लिहाज से ब्रॉडर मार्केट में हल्की फुल्की खरीदारी है। कैश के स्टॉक्स में आप कैश के स्टॉक्स देखेंगे, सेक्टर्स देखेंगे, स्क्रीन उतनी बुरी नहीं है। और बैंक निफ्टी को निकाल दें जो 0.25% नीचे है, जिससे दबाव ज़्यादा है, तो निफ्टी भी उतना बुरा नहीं है। 100-125 पॉइंट निफ्टी कोई खास बुरा नहीं, 0.25% नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी 0.2% नीचे है। तो कुछ स्पेस ऐसी है जहां पर प्रेशर है, जहां पर दबाव है। इसका मतलब क्लियर कट है कि आज थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में ज़्यादा है लोग। अब आपको आखिरी 1.5 घंटे के लिए क्या करना है, और क्या आज बचे हुए समय के लिए स्ट्रेटेजी, वो मैं 2:30 बजे डेटा में तो पूरा बताऊंगा। और फॉर्चुनेटली अब डेटा आ गए हैं, तो हम थोड़ा एनालिसिस भी और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अभी आपके लिए एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, 3:30 पर आपको क्या करना है, वो ये देखना है कि आप 14,700 के नीचे बनना हो, आपके पास 25-30 पॉइंट का क्वेश्चन है, और 33,300 के नीचे बनना हो, ये आपके लिए ज़रूरी है। 33,300 का क्लोजिंग लेवल पर आप जहां पर अभी बैंक निफ्टी है 33,300 के आसपास, ये क्लोजिंग लेवल पर होल्ड हो तो बेहतर है, और 14,700 क्लोजिंग लेवल पर होल्ड हो तो बेहतर है। इसके नीचे क्लोज होने पर थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है, मतलब अच्छी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी, तो ये ध्यान रखिए। तो क्लोजिंग के हिसाब से इन 2 लेवल्स पर नजर रखिए। बाकी तो देखते हैं ना, शुरुआत हुई है, अभी 1.5 घंटा है, बहुत कुछ हो सकता है होने में। अगर डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर हो जाए तो बढ़ भी सकते हैं, और डाउ फ्यूचर्स कमजोर हो जाए तो घट भी सकते हैं। तो अमेरिका पे एक आंख रखिए, और एक आंख अपने बाजारों पर, एक आंख तेजी वाले सेक्टर्स पे रखिए जहां पर भरपूर एक्शन है। सरकारी बैंक हुए, मेटल्स हुए, एफएमसीजी हुई। दूसरी आंख उन शेयरों पर रखिए जो कमजोर है, जिसमें प्राइवेट बैंक्स हो गए, आईटी हो गए। तो सब तरह का एक्शन, आपका जैसा मूड माहौल है, आपको तेजी करनी तो आपके लिए तेजी करने के लिए भी भरपूर स्टॉक्स हैं, आपको मंदी करनी तो मंदी करने के लिए भी आपके पास भरपूर स्टॉक है। आपको खरीद कर बेचना है, वो भी मौके बाजार दे रहा है। शॉर्ट करके नीचे कवर करना है, वो भी मौके दे रहा है। तो हर ट्रेडर के लिए परफेक्ट मार्केट है। आपको सही सेक्टर और बाजार का सही लेवल, बस इतना ही काम तय करना है, जो कि आपको हमेशा करनी होता है। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट ट्रेडिंग मार्केट है दीप, ये दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए बैलेंस्ड, एकदम बैलेंस्ड।
बिल्कुल, तो मार्केट का बैलेंस बरकरार है। थोड़ी सी अभी निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी आई, पर देखते हैं यहां से एक्शन और बढ़ता है कि नहीं। थोड़ी देर में सर से भी उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे, और अच्छी बात यह है कि डेटा भी अब एनएसई से आना शुरू हो गया है। पर आइए उससे पहले आपको बता देते हैं कौन से इवेंट्स हैं जहां पर नजर रखनी है और कौन से खबरों वाले शेयर हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं आने वाले दिनों के लिए और स्पेशली कल जो नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, काफी सारे बदलाव भी होने वाले हैं, कौन से हैं अहम इवेंट्स? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। काफी कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आज किसी भी वक्त जो कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, इस पर नजर है। इसके अलावा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी आज स्पुतनिक वी वैक्सीन पर विचार कर सकती है। ट्राई के नए एसएमएस नियमों के पालन की डेडलाइन है आज। वहीं विवाद से विश्वास योजना के तहत पूरी रकम चुकाने की भी अंतिम तारीख है आज। आईटीआर फाइलिंग की अगर बात करें, अकाउंटिंग ईयर 2020-21 और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कोरोना के चलते अगर आईटीआर फाइलिंग नहीं हुई तो इसकी डेडलाइन भी आज है। साथ ही जीएसटी FY20 जीएसटी एनुअल रिटर्न्स फाइल करने की भी आज डेडलाइन है। और कल की अगर बात करें, 1 अप्रैल मार्च ऑटो बिक्री के नंबर्स आते दिखेंगे। कई ऑटो कंपनियां कल से अपने दाम भी बढ़ाने जा रही हैं। गाड़ियों के फ्रंट एयरबैग अनिवार्य हो जाएंगे कल से। गैस प्राइस रिविजन पर भी फोकस रहेगा। आरती ड्रग्स 1000 रुपए प्रति शेयर के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है कल। वहीं अदानी पोर्ट सब्सिडरी ब्राह्मी का कंपनी में विलय हो जाएगा कल। एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर नजर रखिए। श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग और अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स का कंपनी में विलय हो जाएगा। साथ ही कमोडिटी बाजार में प्री एक्सपायरी मार्जिन कल से लागू होते हुए दिखेंगे। ओपेक प्लस देशों की बैठक पर भी फोकस है और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन जो है वो कल से लगना शुरू हो जाएगी। शुक्रवार 2 अप्रैल के दिन गुड फ्राइडे के मौके पर भारत समेत यूएस साथ ही कई विदेशी बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार के दिन टीवीएस मोटर कंपनी ₹1.40 प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। ब्रिटानिया अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करेगा। डिविडेंड डिक्लेयर होने पर 10 अप्रैल रिकॉर्ड डेट तय करने की यहाँ पर कंपनी की योजना है। अदानी पोर्ट सब्सिडरी अदानी ट्रैक्स का सरगुजा के साथ मर्जर हो जाएगा। और अंत में एमएनएम पर फोकस कीजिए। मैनेजमेंट में बदलाव है। अनीश शाह एमडी और सीईओ कंपनी के बनेंगे 2 अप्रैल यानी कि शुक्रवार से। ओके, तो यह हैं ढेर सारे इवेंट्स और स्पेशली कल के लिए नजर रखिए। नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और काफी सारे बदलाव आते हुए आपको दिखेंगे। आइए वरुण से जानते हैं कौन से आज के खबरों वाले शेयर्स। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको जो ब्रेकिंग खबर बताई कि सरकार ने जो कॉटन के दाम है उसमें 5% की बढ़ोतरी की, वो इसका इम्पैक्ट कावेरी सीड पे देखने मिला। इसके अलावा आंध्रा पेट्रो के लिए भी हमने आपको बड़ी खबर दी कि नॉर्मल ब्यूटेनिन पर 5 साल के जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो आगे बढ़ रही है और डीजीटीआर ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इसका इम्पैक्ट भी देखने मिला। सिफारिश की है तो इसका इम्पैक्ट भी देखने मिला। टाटा स्टील, यहाँ मूडीज ने आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल किया है, इसका इम्पैक्ट टाटा स्टील पे देखा गया है। भारती एयरटेल, यहाँ इस कंपनी को कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम में शामिल किया गया है, यानी कि अब केंद्र राज्य सरकार पीएसयू को साइबर सिक्योरिटी सर्विस जो है ये कंपनी दे पाएगी। इसके अलावा मारुति कार लोन के लिए इन्होंने कर्नाटका बैंक के साथ एक करार किया है। टीवीएस मोटर्स, इन्होंने अपडेट दिया है कि मार्च में 2 व्हीलर एक्सपोर्ट्स करीब 1 लाख यूनिट रहे हैं। स्पाइस जेट घरेलू उड़ान के लिए 0 चेंज फी जो है इस कंपनी ने एक ऑफर है उसको लॉन्च किया है। इसके अलावा जीएसके फार्मा वेमगाल फैक्ट्री जो है उसको हेट्रो को ये कंपनी बेचने वाली है, उसके लिए मंजूरी मिल गई है। जुआरी एग्रो गोवा प्लांट से कंपनी जो है दोबारा काम शुरू कर रही है, उसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी है। एमएनएम इस कंपनी की सब्सिडरी है मित्सुबिशी महिंद्रा, उन्होंने जापान में कुबेटा के साथ एक पार्टनरशिप किया है। इनका ऑलरेडी इंडिया में पार्टनरशिप था, लेकिन अब जापानीज मार्केट के अपनी पार्टनरशिप जो है वो बढ़ाई है। और वेस्ट टाइप डेवलपमेंट आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ने इस कंपनी में हिस्सा बढ़ाया है, 5.06% से बढ़ा के 7.15% कर दिया। ओके, तो ढेरों खबरों वाले शेयर्स आपके लिए नजर रखते हैं इन काउंटर्स पर। आइए शुरुआत करते हैं एक्शन की। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहला बिगुल क्लोजिंग शो का सचित जी के लिए बीटीएसटीटी। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, जिस तरीके से मार्केट प्लेस है यहाँ पर खरीदारी के मौके भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं और जिसमें से एक स्टॉक जो अभी फिलहाल मेरे रेडार पे आया है, स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ, जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो एक वी पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है 693 के लेवल के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 692 के आसपास का।
एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 703 704 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए इंट्राडे में, बट पोजिशनली जिस तरीके से ये पैटर्न है, मुझे लग रहा है 715 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड भी हो सकती है। तो खरीदारी करनी है HDFC लाइफ के फ्यूचर्स में 692 के स्टॉप लॉस के साथ, 703 और 715 ये 2 लक्ष्य के लिए। ओके, तो इंट्राडे के लिए 703 और पोजिशनल बेसिस पर 715। लगता है इंश्योरेंस स्टॉक्स में फिर से एक बार एक्शन बनने के लिए तैयार हो रहा है, तो नजर रखिए इन काउंटर्स पर, आपको मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। मूवमेंट आ रहा है ढेरों और स्टॉक्स में, बाजार में थोड़ी सुस्ती है इंडेक्स लेवल पर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी सारा इस समय देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4.5% का उछाल यहां पर आते हुए दिख रहा है और कुछ खबरों के दम पर भी एक्शन होगा। क्या खबरें आपको बताते हैं एक बार, पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जल्दी से राय ले लेते हैं वागले साहब से। वागले साहब, क्या चल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में? ओके, वागले साहब के साथ संपर्क नहीं है आज, माफ कीजिएगा। बंसल जी से पूछते हैं। बंसल जी बताएं, क्या चल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में? ओके, बंसल जी के साथ भी थोड़ा ऑडियो इशू हो रहा है, उतार चढ़ाव वाला सेशन है, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी से भी वैसा इशू आ रहा है। किरण जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, एक बार नजर डालिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज बड़ा स्पाइक आ रहा है सर। जी, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, जी जी किरण जी बताएं सर। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में मुझे 1400 का एक अच्छा बेस इमीडिएट लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि जब तक 1400 ये पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा 1386 सॉरी, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड करता है तो ये पुल बैक रैली अगले 3 से 4 दिन के लिए जारी रहने की प्रोबेबिलिटी है। मेरा मानना है कि 1450 से 1475 के टारगेट्स आपको ऊपर में देखने को मिल जाने चाहिए। है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टी के चार्ट्स पर आए, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी क्यों है मजबूत और क्या कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है, इसकी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, हमारे संवाददाता, जो बताने जा रहे हैं कि कुछ बड़े डेवलपमेंट मुंबई के रियल एस्टेट और महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर होने जा रहे हैं। तो बताइए अनुराग, क्या है आपके पास पूरी खबर जो मुंबई और महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव है, बताइए। देखिए, जब से अगस्त के अंदर 26 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था स्टैंप ड्यूटी घटाने का, मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर 5% से घटा के 2% कर दी गई थी सितंबर से लेके दिसंबर तक, और जनवरी से लेके मार्च तक ये जो स्टैंप ड्यूटी 3% थी, तो इसको काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। रिकॉर्ड सेल हुई थी दिसंबर के महीने में, 20,000 रजिस्ट्रेशन सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी महाराष्ट्र के अंदर MMR रीजन में हुए थे। और मार्च के अंदर भी हम देखें तो अभी तक का जो आज आखिरी दिन है, फाइनल फिगर शाम तक आएंगे तो 18,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो इसी को देखते हुए जो रियल एस्टेट सेक्टर ने एक डिमांड करी थी कि जो स्टैंप ड्यूटी के अंदर छूट है 2% की, वो आगे तक जारी रखी जाए। तो इसको जो महाराष्ट्र का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने अपनी मंजूरी दे दी है, और अब जो फाइल है वो आखिरी मोहर के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी गई है। तो उम्मीद की जा रही है पूरी तरह से कि ये जो एक्सटेंशन है, 3 महीने का एक्सटेंशन और मिल जाएगा, यानी अप्रैल, मई और जून तक 3 महीने और तक महाराष्ट्र के अंदर अगर आप घर खरीदते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी वो 3% ही देनी होगी, 2% की छूट आपके लिए जारी रहेगी। तो ये काफी बड़ा बूस्ट है और रियल एस्टेट सेक्टर ने इसको काफी जबरदस्त रिस्पांस दिया। अगर मैं आंकड़ों की भी बात करूं तो अगर जो जनवरी 2020 से लेकर सितंबर अगस्त 2020 तक जहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कलेक्शन था MMR का वो 1700 करोड़ था, तो वही सितंबर से लेकर अभी तक वो 2600 करोड़ है। तो यानी स्टैंप ड्यूटी के अंदर छूट के बावजूद भी जो रेवेन्यू बढ़ रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, ग्राहकों को फायदा हो रहा है, तो सभी के लिए फायदे का सौदा को देखते हुए 3 महीने का इसके अंदर एक और एक्सटेंशन दिया जाएगा। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होने की तैयारी में, और जिसके लिए आज रेवेन्यू मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक होने वाली है। और अनुराग, क्या कुछ अंदाजा लग रहा है कि ये ड्यूटी में जो राहत है, जैसा कि मार्च तक मेरे ख्याल से 2% कितनी 2% कर दी थी ना मार्च तक,
हाँ बिल्कुल, ये जो 3% की छूट दी गई थी सितंबर 2020 से पहले जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी वो 5% की लगती थी। फिर 26 अगस्त को एक फैसला लिया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिसमें कहा गया था सितंबर से लेकर दिसंबर तक 3% की छूट होगी और जनवरी से लेकर मार्च तक 2% की छूट होगी। तो इसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो अगर अब आंकड़ों में भी देखें जो पूरे 6 महीने के अंदर जो सेल्स होती थी वो 2019 और 2020 के शुरुआती 6 महीने के अंदर जो सेल थी उससे ज्यादा सेल जो है वो 2021 के 3 महीनों में ही हो गई है। तो ये काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला और घर खरीदारों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए भी थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है अभी तक वो ऑल टाइम लो पर चल रही है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो 2% तक का स्टैंप ड्यूटी का छूट दी जा रही थी। इसके अलावा जो बिल्डर्स भी है जो अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री को पूरी करने के लिए छूट दे रहे थे। तो ये तमाम कारण थे जिससे कोविड के लॉकडाउन के बाद जो काफी ज्यादा स्ट्रेस में माना जा रहा था रियल एस्टेट सेक्टर उसको काफी बूस्ट मिली। इस कदम की सराहना भी काफी ज्यादा किया गया, अप्रिशिएट भी किया गया अलग अलग रियल एस्टेट बॉडीज के द्वारा कि ये जो कदम लिया गया स्टैंप ड्यूटी छूट का उससे एक रियल एस्टेट सेक्टर को एक जान दी गई। तो उसी को देखते हुए ये मांग की जा रही थी और सरकार राज्य सरकार को भी लगा कि जब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है और लोगों को फायदा हो रहा है तो वो काम क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। तो बड़ा बूस्ट देने की तैयारी में है मुंबई और महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर को और ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कि स्टैंप ड्यूटी का जो फायदा है वो 3 महीने के लिए आगे और बढ़ाया जा सकता है। 3% जो छूट मिली थी और उसके चलते हुए ढेर सारे रजिस्ट्रेशन होते हुए दिखे थे। तो स्पेशली मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियां जिनके पास बड़ी इन्वेंट्री है, खासतौर से आईबुल रियल हुआ, गोदरेज प्रॉपर्टी तो है ही, बॉम्बे डाइंग, ये वो कंपनियां जिनके पास काफ़ी इन्वेंट्री बनकर तैयार पड़ी और बिकनी बाकी है। तो उनके लिए अगले 3 महीने बड़े एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और कम से कम सेल्स के लिहाज से बेहतर हो सकते हैं ताकि जो इन्वेंट्री अटकी पड़ी है वहां पर कम स्टैम्प ड्यूटी का फायदा उठाकर लोग खरीदारी कर पाएं। ये एक एक्शन बन सकता है। कुणाल जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के चार्ट पर राय दीजिए। पिछली बार जब ये खबरें आई थी, जब स्टैम्प ड्यूटी कम की थी सरकार ने और तब स्टॉक मेरे ख्याल से 100-110 रुपए तक भी भागा था, अब करेक्ट होकर वापस 80 रुपए के आसपास है। क्या सही लेवल है पोजिशनल कॉल लेने का आईबुल रियल एस्टेट में? अनिल जी देखिए, तब 125 रुपए तक की तेजी बनी थी और उसके बाद हमने इसमें एक डिक्लाइन आते हुए देखा है। अनिल जी, स्टॉक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ये मल्टी ईयर लोज है जहां पर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है। और अगर आप इन स्तरों पर खरीदते हैं, इसको थोड़ा टाइम देते हैं, तो मुझे लगता है कि दोबारा से किसी फ्लेयर अप में आपको 120 के लेवल्स दिखेंगे जो कि परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट 50% का गेन है। तो इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। मेरी राय में 75 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें, 75 अहम सपोर्ट है, 75 के नीचे स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। इस स्टॉक में वापस से 3 डिजिट्स तक ये ट्रेड करेगा और वहां पे एक अच्छा अपसाइड बन जाएगा। तो 100 रुपए तक जाने की फिर से संभावनाएं बनेंगी और ये एक मजबूत स्टॉक बन सकता है। यहां पर करें खरीदारी। और ऐसा ही एक स्टॉक और आप अपने रडार पर रखें, वो है बॉम्बे डाइंग। तो मुंबई बेस्ड जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वहां पर एक्शन भरपूर हो सकता है, इस बात का आप ध्यान में रखें। तो ये एक बड़ा एक्शन, बड़ी खबर इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर आती हुई दिख रही है। देखते हैं आज इस मीटिंग में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है और अगर कल ये फैसला आपके सामने आता है तो कल इन रियल एस्टेट शेयरों के लिए ये दिन बड़ा एक्साइटिंग हो सकता है अगर आज ये फैसला हो जाता तो। और जाहिर सी बात है सरकार को फैसला लेना होगा तो संभावना पूरी है कि वो आज ही इस फैसले पर आगे बढ़ती हुई दिखे। जी दीप। बिल्कुल सर, तो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स पर रखे नजर। बॉम्बे डाइंग, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी, कोल्टे पाटिल, अजमेरा रियल्टी, रेमंड, इन सभी काउंटर्स पर भी रखे नजर। पेनिनसुला लैंड, ये भी एक स्टॉक और है जहां पर आपको रखनी नजर, हालांकि काफी छोटा काउंटर है ये, बट अच्छी खबर आती हुई मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए। पर आइए देखें और कहां पर बाजार का एक्शन इस समय बढ़ते हुए दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट पर एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है अभी अभी, 3% ऊपर अंबुजा सीमेंट के काउंटर। सचिन जी जरा इसकी चार्ट देखिए, क्या चल रहा है अंबुजा में? स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन का एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर आया है 305 के लेवल्स के आसपास। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, क्लियरली यहाँ पर एक बुलिश पेंडेंट है जिसके टारगेट्स लगभग अराउंड 330-335 के आसपास के नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में लॉक्ड इन है इस काउंटर। अगर एग्जिस्टिंग किसी की पोजीशन है तो होल्ड करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए यहाँ से अराउंड 304 के आसपास का,
एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 330 325 इस पर्टिकुलर रेंज में एक बार स्विंग तो जरूर होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम पूरा सीमेंट पैक देखें तो वहां पर पोजिशनिंग काफी हैवी है एंड ऑन द लॉन्ग साइड है, तो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूड होनी चाहिए सेक्युलर अप मूव। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट पर राय। पर आइए, कुछ बढ़िया कॉल्स तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से और सोच मिल रही है राकेश जी, कुणाल जी की और साथ ही किरण जी की। तो बैक टू बैक बिगुल, पहले चार्ट कॉर्नर और फिर किरण के कमाल। बंसल जी, कुणाल जी बताएं सर। दीपांशु, हमारा स्टॉक वही है जिसपे भी आप जिक्र कर रहे थे, स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। इसको हम कंटिन्यूसली रिकमेंड करते आ रहे हैं और अब ये अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश में उड़ान भरने को तैयार है। तो इसकी मतलब कि टारगेट्स में बांधना नहीं चाहिए, बट मिस भी नहीं करना चाहिए अंबुजा सीमेंट को। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बड़ी तेजी बन रही है सीमेंट स्टॉक्स में। एक एक करके देखिए, सारे सीमेंट स्टॉक्स पर खरीदारी के सिग्नल्स आएंगे। सबसे पहले अंबुजा सीमेंट बड़ा है। पूरा सीमेंट स्पेस जो है वो यहां से 15 से 20% की तेजी दिखाएगा दीपांशु। और अंबुजा सीमेंट में जो फ्रेश ब्रेकआउट है, इसको मिस नहीं करना है, बाय करके चले। 305 रुपए पर 305 पर स्टॉप लॉस रखें। 320 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पहला टारगेट 320, दूसरा टारगेट 327। ओके, 320 327 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। किरण जी, आप बताएं सर, आप किन लेवल्स पर नजर रखेंगे अंबुजा के लिए? ये थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा रेस्ट लेने दे, उसके बाद बाय करने की सलाह है। पर चार्ट पैटर्न बहुत बेहतरीन है। 309 का ब्रेकआउट है और अभी 300 साढ़े 13 के रेट चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कूल ऑफ होने के बाद बाय किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 306 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 319 के आज या कल सवेरे तक देखने को मिल जाने चाहिए। यह है आपके लिए खरीदारी करने की राय अंबुजा सीमेंट पर, दोनों ही इनफैक्ट कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही किरण जी की तरफ से आती हुई। अगला बिगुल है आशु सर के लिए। तैयार है आपके लिए स्प्रेड स्विंग के सुल्तान आशु मनान। तो एक बार पहले आपके सामने ट्रेड रख लिया जाए, उसके बाद बाजार की भी बात करेंगे। आशु सर बताइए, कौन सा स्प्रेड है आपकी नजर में इस वक्त? अनिल जी, स्प्रेड का बैकग्राउंड मार्केट से भी है, लेकिन आपने कहा कि मार्केट की बाद में बात करेंगे। शायद आप समझ गए कि मैं 2-3 मिनट ले लूंगा, तो इसलिए स्प्रेड पहले दे देता हूं। सो अनिल जी, स्प्रेड 2-3 मिनट लेना है तब तो अभी कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। उससे ज्यादा हो तो पहले स्प्रेड दे दो। नहीं अनिल जी, स्प्रेड दे देता हूं, फिर मार्केट की बात करेंगे, इंटरेस्टिंग बात है। और लेकिन स्प्रेड पहले दे देता हूं जी, बताएं। अनिल जी, कल की एक्सपायरी का स्प्रेड है 14,700 का जो कॉल है वो एक लेना है, वो 95 रुपए के अराउंड चल रहा है। और 14,800 के 2 बेचने हैं। अनिल जी, इस स्प्रेड में जीरो कॉस्ट का ऑलमोस्ट स्प्रेड है। 14,700 का एक कॉल लेना है, 14,800 के 2 कॉल लेने हैं और इसका जो कॉस्ट है अनिल जी 0 पड़ेगा स्प्रेड का। ये नीचे में बिल्कुल लॉस नहीं होगा। 14,900 तक सेफ है, 14,900 के ऊपर ये अनलिमिटेड लॉस में जाएगा। तो इस स्प्रेड के पीछे का कारण यह है कि अनिल जी यहां से लगता है कि 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आ सकती है और आनी चाहिए, क्योंकि जिसका जो बैकग्राउंड है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके चलते अनिल जी ये इस तरह से लेना चाहिए। और अगर नीचे रहता है या यहां पे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को अनिल जी बहुत अच्छा स्प्रेड बनाना है तो एक बियर स्प्रेड भी है 14,700 14,600, अगर वो भी बना लें क्रेडिट पे तो 14,500 से लेके 14,900 में कल कहीं एक्सपायरी हो तो प्रॉफिट होगा। बट आई थिंक जो सेफ और सीधा, मतलब जो सीधा समझ आने वाला है वो 14,700 14,800 है। 1:2 जीरो कॉस्ट और 14,900 तक सेफ है। 100 पॉइंट की रिकवरी आती है तो अनिल जी 14,800 के आसपास पीक प्रॉफिट रहेगा। यह है आपके लिए राय। 14,800 का 700 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 14,800 के 2 बेच दिए, पैसे कुछ लगेंगे नहीं, क्योंकि जितने में आप 14,700 का कॉल खरीदेंगे उतने में 14,800 के 2 बेचने से आ जाएंगे। 14,900 तक आप सेफ हैं। 14,900 के ऊपर अगर कल एक्सपायरी होती है, अभी काम है हम 14,725 के आसपास, यानी कि 250 पॉइंट का कुशन है आपके पास। ये आपके लिए राय। और 3 मिनट की जो कॉल बाजार पर देनी है, उससे पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट सचिन जी की आई है, जिसके लिए शायद आप माइंड नहीं करेंगे। आशु जी, उन्होंने कहा कि मैं 30 सेकंड में अपनी एक स्पेशल फास्ट वाली कॉल पूरी कर देता हूं बिगुल के तुरंत बाद। तो 5 सेकंड का बिगुल, 25 सेकंड का टाइम सचिन जी के लिए।
सचिन जी गो। अनिल जी, खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व इस पर्टिकुलर काउंटर में, यहाँ पर ऑलरेडी एक फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दो लक्ष्य दूंगा मैं, 9900 एंड 10,165, ये दो लक्ष्य होंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 9660 के आसपास का, एंड खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। बजाज फिनसर्व ऐसा काउंटर है जिसके लिए ज्यादा देर इंतजार करवाया नहीं जा सकता, नहीं तो पता चला कि बहुत जल्दी से भाग गया, दौड़ गया। लेकिन चलिए, यह है आपके लिए खरीदारी करने की राय। आशु सर, अब बताएं आप अपना बाजार पर व्यू, आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, बताएं सर क्या लग रहा है मार्केट। अनिल जी, जो मार्केट में हुआ आपने पिछले हफ्ते देखा, इंसिडेंटली मैं नहीं था पर जाने से पहले मैं बात करके गया था और एक बोल्ड कॉल भी ली थी कि मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के लिए बहुत सारे स्टॉक्स में टॉप बन गया है। अनिल जी, क्या था कि पिछली एक्सपायरी में जो सेल ऑफ हुआ, मतलब सेल की, जिस एक्सपायरी सेल की बात कर रहे थे, और उसमें अनिल जी सब लपेटे में आए, मतलब पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ओएनजीसी, कोल, एनटीपीसी या प्राइवेट बैंक एक्सिस, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं था अनिल जी, एक मेटल्स को कुछ हद तक छोड़ के, जो हमने सेल ऑफ नहीं देखा। तो अनिल जी वो ह्यूज लॉसेस खड़े हो गए, जिसकी वजह से मतलब जो एक एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता होता है, जिसको हम एक्सपायरी एक्सीडेंट आइडेंटिफाई करते हैं, और पिछला में बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ। अनिल जी होता गया, इतने बड़े सेल ऑफ के बाद एक तो बाउंस बैक वापस बनता ही है। एक बाउंस बैक वो बना जो कि बिल्कुल आपने, मैंने शायद चलते बैठते उठते सुना था, आपने आइडेंटिफाई किया और बहुत बढ़िया किया। और उसके चलते नहीं, उस बाउंस बैक पे क्या होता है कि जो जो लोग स्टॉक्स में फंस जाते हैं, वो फिर अपना गुस्सा इंडेक्स बेच के निकालते हैं। तो क्या हुआ अनिल जी, निफ्टी फिर शॉर्ट करने लग गए लोग के, मतलब आपका अगर स्टेट बैंक फंसा है तो निफ्टी शॉर्ट किया, अगर कुछ ओएनजीसी फंसा है तो निफ्टी शॉर्ट किया, सन टीवी या रिलायंस या कुछ टाटा मोटर फंसा है तो निफ्टी शॉर्ट किया। तो अनिल जी हमने पिछले 2 दिनों में जो शार्प रिकवरी देखी, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी, उसके लिए जिन्होंने अपने स्टॉक्स के अगेंस्ट या वैसे भी हेज करने के लिए निफ्टी बेचा। तो मेरा कहने का अभी भी अनिल जी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, इंडेक्स पे गुस्सा नहीं निकालें, अपने स्टॉक्स पे निकालें, क्योंकि अपने स्टॉक्स को बेचा नहीं जाता अनिल जी, वो साइकोलॉजिकली बड़ा डिफिकल्ट होता है लॉस बुक करना या उससे निकल जाना, बट वो कॉल जरूर लेनी पड़ती है। और अनिल जी अभी भी अगर आप कल 2 दिन में देखें, आपने जितना मतलब देखा, अगर मेटल्स एक सेक्टर को मैं छोड़ दूं या कुछ हद तक फार्मा ने परफॉर्म किया, अनिल जी स्टॉक्स में अभी भी कोई ट्रैक्शन नहीं है, स्टॉक्स में ट्रैक्शन नहीं है। और कैश के शेयर आईडीएफसी से लेके आईबुल हाउसिंग, मतलब कितने स्टॉक्स बता सकता हूं, चाहे वो मैंने रेकमेंड किए हो या किसी ने किए हो, अनिल जी कोई भी दम नहीं दिखा रहा। तो मैं अभी भी अपना वही है कि 1500 से ऊपर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, और इंडेक्स के लिए तो इतनी डिफिकल्ट ना भी हो, स्टॉक्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो जिस का जो भाव अगले दिनों में आता है उसको यूटिलाइज करें, लाइट रहें, नीचे के मौके मिलेंगे। अनिल जी कई बार ये भी लोग कहते हैं, जब मैंने कुछ मैसेज डाला कि एट द टॉप हाईएस्ट लेवल, तो टॉप तो किसी को नहीं पता, लेकिन अनिल जी टॉप होता है एक कंपैरेटिव होता है। अब मैं 7,500-8,000 की निफ्टी की बात तो कह नहीं रहा, क्योंकि वो तो एक फ्रीक ट्रेड था या एबरेशन था, बट 10-11,000 की अगर निफ्टी का लेवल माने, वहां से 15,000 प्लस आ गया, और जिस तरह के स्टॉक्स में हुआ, तो अनिल जी ये बॉटम टॉप है, ऐसा नहीं है कि 16,000 नहीं जा सकता। क्या आपके स्टॉक्स जाएंगे, क्या आउट परफॉर्म करेंगे? अनिल जी हाईएस्ट लेवल पे फिर मैंने म्यूचुअल फंड का डेटा को एक इंटरप्रेट करके आपको बताया था कि टॉप लेवल पे लॉन्ग टर्म का कंफर्ट आ रहा है, 15,000 के ऊपर लॉन्ग टर्म का कंफर्ट आ रहा है कैश स्टॉक्स में। तो ये साइंस अनिल जी एक इन्वेस्टर के लिए तो अच्छे नहीं है। मैंने इसलिए बोला कि इन्वेस्टर के लिए मैं ज्यादा वरीड हूं, ट्रेडर के लिए नहीं, क्योंकि ट्रेडर तो प्लस माइनस भी कर लेता है, स्टॉप लॉस भी हो जाता है, कट जाता है। इन्वेस्टर जब जो सोच के 15,000 के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए आया है, और वो घर बाद में पहुंचता है और अनिल जी 15% 20% स्टॉक बाद में पहले टूट जाता है 3 दिन के अंदर, तो वो अच्छा साइन नहीं है, और वो इतनी जल्दी निकलता नहीं है। तो ओवरऑल अनिल जी मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, लेकिन इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, और इंडेक्स में कल की कवरिंग भी ऊपर आ सकती है, जो मैंने बोला शॉर्ट्स पॉसिबल है। तो ट्रेडिंग के लिए आपने, आज मैंने सुना था ढंग से, ट्रेडिंग के लिए बहुत मौके हैं दोनों तरफ, लेकिन मुझे अभी भी कोई बहुत ज्यादा तेजी या कंफर्ट नहीं है स्टॉक्स लेके बैठने का। तो फिलहाल ट्रेड करते रहें, इन्वेस्ट न करें, ये राय है आशु जी की। दोनों तरफ मौके मिलेंगे, नीचे बहुत गिर जाए तो खरीद लीजिए, ऊपर बहुत बढ़ जाए तो बेच दीजिए, कॉन्ट्रा ट्रेड लीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज से। लेकिन आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं एक बार सीधे नई दिल्ली, जहां पीयूष गोयल साहब बात कर रहे हैं आज की कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों पर। प्रधानमंत्री जी और माननीय तोमर जी ने लगातार इस बात की चिंता की है कि किसानों के जो विकल्प आज के दिन उनके पास मौजूद है, जो ऑप्शंस हैं, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए क्या हम कोई और विकल्प दे सकते हैं जिससे किसानों का आमदनी भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े, विशेष तौर पे निवेश हो किसानी क्षेत्र में, और आगे किसानी प्रोडक्ट्स को
जो उपज है उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन बना के देश और विदेशी मार्केटों में इसका डिमांड बढ़ने में हम योगदान दे सके। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से नए कानूनों से हमने ऑप्शन दिया है किसानों को कि वो अगर चाहें, पूरी तरीके से ऑप्शन है, अगर चाहें तो वो अपनी उपज को एपीएमसी मंडी में बेच सकते हैं। अगर उनको ज्यादा दाम मिलता है तो वो चाहें तो और किसी को बेच सकते हैं, डायरेक्टली बेच सकते हैं। और अगर वो चाहें स्वयं से और उनको लाभदायक दिखता है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक लंबे अरसे के लिए सुनिश्चित कर लें कि उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, तो वो भी उनको ऑप्शन दिया गया। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने बहुत भ्रमित करके किसानों को गलत फहमियों में डाल के एक नेगेटिविटी का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं देश भर में आज किसान इस बात को पूरी भली भांति समझ गए हैं कि ये नए कानून महज एक इनके लिए ऑप्शन है, एडिशनल ऑप्शन है, पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बरकरार रखता है। इसमें भी इस ऑप्शन को देते हुए भी सरकार ने बहुत उनके लिए केयरफुली डिजाइन किया है कि उनको उनकी जमीन पे कोई हाथ नहीं लगा सके, किसी प्रकार से भी उनकी जमीन को कभी कोई खतरा नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर उनको ज्यादा दाम मिलता है तो उसमें बोनस का भी प्रावधान है, या वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर मार्केट में बेच सकते हैं, उनके ऊपर बंधन नहीं है किसानों के ऊपर। तो अगर ज्यादा दाम मार्केट में मिलता हो तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के मार्केट में बेच के किसान को ज्यादा दाम मिल सकता है। अगर दाम कम हो जाए तो किसान की उपज को कॉन्ट्रैक्टेड दाम में लेना ट्रेडर के लिए कंपलसरी रखा गया है। तो दोनों तरीके से इट इज अ विन विन सॉल्यूशन फॉर द फार्मर्स। दाम कम होते हैं तो किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे, मार्केट बढ़ जाती है तो किसान मार्केट में बेच सकता है या अधिक बोनस लेके दे सकता है। तो हर प्रकार से किसान के हित में ये कानून बनाए गए। और उसकी अगली कड़ी में कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देश में बड़े पैमाने पे आए, कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्लोबल स्केल पे भारत में प्रवेश करे, निवेश करे, यहाँ पे उसके माध्यम से हम बहुत अच्छा रेडी टू ईट फूड्स बना सकते हैं। हमारे कई सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का विश्व में बहुत डिमांड है। एग और एग से संबंधित जो चीजें हैं या एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित मोज़रेला चीज, इसकी विश्व भर में बहुत बड़े रूप में डिमांड रहती है। इसी प्रकार से हमारे फल और सब्जियों का अगर हम कच्चा माल देखें तो उसकी एक दाम है जो सीधा खेत से आता है, लेकिन जैसे ही उसको प्रोसेस कर देते हैं, यानी क्लीनिंग, पैकिंग, उसको प्रेजर्वेटिव्स लगाना और फिर देश और विदेश में बेचना, तो वही चीज की कीमत बहुत बड़े रूप में बढ़ जाती है। तो ये थे कैबिनेट के फैसलों के बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रकाश जावड़ेकर साहब और पीयूष गोयल साहब की तरफ से। और बड़े डेवलपमेंट, बड़े फैसले जो होते दिख रहे हैं। सरकार किसानों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ती दिख रही है। और फूड प्रोसेसिंग में PLI स्कीम को, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। लगभग 11,000 करोड़ की ये स्कीम होगी, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो भी इस लिहाज से आप समझ सकते हैं आज FMCG सेक्टर जो मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उसके लिए बड़े फायदे की बात है। ITC देखिए स्टॉक डे हाई पर आता हुआ 219 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आज सुबह ITC जाते जाते सुमी जी की तरफ से खरीदारी की राय भी आई थी। 224 और 230 के टारगेट के लिए उस तरफ तेजी से बढ़ता हुआ 220 के आसपास ये है स्टॉक जबरदस्त एक्शन वाला। जबरदस्त एक्शन वाले स्टॉक और मिलने के लिए तैयार है और वो देंगे सेठी साहब। वक्त है उनका स्वागत करने का। नमस्कार सेठी साहब, स्वागत है। हर रोज की तरह 2 आज भी?
हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दो स्टॉक है, दोनों आज कैश मार्केट के स्टॉक है खरीदारी करने के लिए। तो दो फिर अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है वो एक पीएसयू स्टॉक है, कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड, जो कि अभी 380 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक दमदार कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ती है, अराउंड 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। डिविडेंड दिया है 16 रुपए, 16.5 रुपए का पिछले साल। ये कंपनी इस दिसंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बेहद दमदार नतीजे थे। 223 करोड़ का प्रॉफिट आया अगेंस्ट 169 करोड़ इन लास्ट ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का, डेट इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है 0.03 पे। और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा लगता है। और हाल ही में इंडियन नेवी से इनको 10,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ये कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में बहुत अच्छा करना चाहिए। अच्छी ऑर्डर बुक है और मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि करंट लेवल्स पे 378-80 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 395 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 370 रुपए। 195 के टारगेट खरीदारी करें कोचिन शिपयार्ड में, यहां से मजबूती बनती हुई आपको नजर आएगी। और सेठी साहब दूसरा स्टॉक वो भी पीएसयू, जो दूसरा स्टॉक है वो पीएसयू नहीं है अनिल जी, है कैश मार्केट का स्टॉक। एक फॉरेन प्रोमोटर्स वाली कंपनी है, कंपनी का नाम है डी-लिंक, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 106 रुपया। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, ताइवानीज प्रोमोटर्स है जिनकी अराउंड 51% हिस्सेदारी है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, जीरो डेट कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14-15% के। ये कंपनी टेलीकॉम इक्विपमेंट, नेटवर्क स्विचेस, राउटर्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह बनाती है। और बहुत इनका जिस तरह से सरकार का डिजिटाइजेशन पे फोकस है, स्मार्ट सिटीज पे फोकस है, फिर अभी बातें हो रही थी पीएलआई इंसेंटिव स्कीम जो है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट पे भी आ सकती है या आ गई है। मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में बहुत अच्छा कर सकती है। खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में टारगेट है 115 रुपए का, 99 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो दो काउंटर्स आपके लिए। डीलिंग यहां पर खरीदारी करें 115 का टारगेट, और कोचिन शिपयार्ड 395 के टारगेट के लिए। ये है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, दोनों कैश स्टॉक्स आपके लिए। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। पर आइए बाजार में के एक्शन में आप कहां पर मौका ढूंढ सकते हैं और इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, ये जानते हैं अनिल जी के साथ बिगुल स्ट्रैटेजी का। सर, ग्लोबल मूड माहौल ठीक है, थोड़ी सुस्ती है, बट हल्की सी ही सुस्ती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स जो सुबह से ही हल्के से दबाव में ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी 20-25 पॉइंट नीचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स माइल्डली पॉजिटिव हैं। यूरोप की शुरुआत थोड़े बैकफुट पर हुई है, पर कोई ज्यादा गिरावट नहीं है। रिकॉर्ड लेवल्स पर जर्मनी के बाजार हैं। कल फ्रांस में भी 1.25% की तेजी थी, वहां से कुछ ज्यादा गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। माइल्ड गिरावट आप आते हुए देख रहे हैं। जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वहां पर हल्की सी बढ़त है, 1.73 के लेवल के पास है, वहां पर भी ज्यादा मूवमेंट नहीं है। एशिया में आज हल्की सी गिरावट थी, लगभग 0.5% नीचे एशिया के बाजार थे। बताएं सर, क्या समझना चाहिए? तो दीप मिला जुला सा कारोबार है, हल्का सा कमजोरी की तरफ। तो वैसे ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि किस तरह का ट्रेड होगा। और कल फिर हमारे यहाँ भी एक्सपायरी भी है और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, शुक्रवार को बाजार बंद है। तो मुझे लगता है कि पोजीशन थोड़ी सी लिमिट में रहे, कम रहे तो कोई दिक्कत नहीं। शायद सोमवार से आपको फुल फ्लेज एक्शन बाजार में आते हुए दिखेगा। कुछ एक्शन कल भी बनेगा क्योंकि पहली तारीख के बाद थोड़े वॉल्यूम्स फिर से आने लगेंगे, लेकिन फुल फ्लेज एक्शन आपको लंबे वीकेंड के बाद सोमवार के बाद दिखेगा नए फाइनेंशियल ईयर में। फिलहाल जो डेटा मेरे पास निकल कर आए हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। 14,700 ये होल्ड होना और इसके ऊपर बंद होना जरूरी है, जिसकी बात हम शो की शुरुआत में 2 बजे कर रहे थे। अभी तक तो 2 बजे से लेकर अब तक दीप इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। 14,675, 14,700 ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की। ये होल्ड होना चाहिए। इसके नीचे अगर हम बंद होते हैं तो फिर थोड़ा मामला खराब है। फिर कल के लिए भी आपको थोड़ा और करेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए, और तब करेक्शन आपका 14,550 के आसपास तक बाजार को ले जा सकता है। यानी कि अगर आप 14,700 के नीचे की आप क्लोजिंग देते हैं, 14,675 के नीचे की क्लोजिंग, तो आपके लिए 14,550 तक का रास्ता खुलता है। और अगर आज क्लोजिंग बेसिस पर 14,700 होल्ड कर पाते हैं, जिसकी संभावना दिख रही है होना चाहिए, तो फिर आप अभी भी ठीक है, रेंज बाउंड है। क्यों होल्ड होना चाहिए? 14,700 के पुट पर 32 लाख शेयर हैं
और 14,700 के कॉल्स पर 25 लाख शेयर है। तो मतलब हल्की सी पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है वो सपोर्ट देने के लिहाज से। लेकिन एक दिक्कत की बात जो है वो ये कि 14,800 पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है, आज 25 लाख शेयर जुड़े हैं, तो ऊपरी स्तरों पर बाजार के लिए टिकना बहुत मुश्किल है। और इस लिहाज से 14,750 775 वो रेंज अगर दिन के दौरान बाजार वहाँ पर आता है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आएगी, ये डेटा के लिहाज से। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर बाजार कमज़ोर हुआ तो लीडरशिप बैंक निफ्टी की, मजबूत हुआ तो निफ्टी की लीडरशिप आपको मिलेगी। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ तो है कि बैंक निफ्टी में 33,500 के ऊपर तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है, 11 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, ये दमदार कॉल राइटिंग है। और सबसे बड़ी बात यह दीप के वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में जो 34,000 पर था वो नीचे शिफ्ट होकर 33,500 पर आ गया। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता नहीं कि आज बैंक निफ्टी 33,500 के पार निकल भी पाएगा। और अगर 33,300 होल्ड हो पाए तो ठीक, नहीं तो फिर क्लोजिंग भी खराब होने की संभावना है। तो आखिरी उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि 33,225 33,300 की रेंज में कहीं बैंक निफ्टी क्लोज हो जाए तो भी गनीमत है। 33,000 के नीचे बड़ी रिस्क खुलती है। तो फिलहाल बचे हुए समय के लिए 33,000 33,500 ये बैंक निफ्टी की रेंज हो गई। और निफ्टी के लिए 14,700 मेक और ब्रेक लेवल है। ये आपके लिए पूरे डेटा का एनालिसिस इस वक्त जो डेटा में नजर आ रहा है। जी दीप। क्लियर बात है सर। और सुबह से हम देख रहे हैं 14,700 को बाजार ने होल्ड करा है, डिफेंड करा है, क्लोजिंग तक डिफेंड करता है कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का, शो में जुड़ रहे हैं और बिगुल जय के लिए जय के जैकपॉट का। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल जो हिसाब से LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दीप इसका एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, जो करीब अभी 20.50 पर ट्रेड हो रहा है। 430 के स्ट्राइक का इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। 20.50 पे ये ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 14.50 का। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनेगा 27 का, सेकंड टारगेट बनेगा 31 का। 27 और 31 ये दो टारगेट्स के लिए आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का 430 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। क्लियर एक डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट है। यह है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की राय इस समय जय की तरफ से। ऑप्शंस के जरिए 430 इन द मनी कॉल आपको खरीदना है। आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, बिगुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु सेम टू सेम स्टॉक है, जय वाला स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस है। अनयूजुअल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गिरते मार्केट में निफ्टी में गिर नहीं रहा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए कई सारे इंडिकेटर्स पर दीपांशु एक साथ खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। इंट्राडे चार्ट्स पर ब्रेकआउट है और अगला रेजिस्टेंस 460-65 के रीजन में है, जो कि मौजूदा भाव से काफी दूर है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप है, यहां पर बाय करके चलें। LIC हाउसिंग फाइनेंस 425 रुपए पर 425 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 445 रुपए का 445 का, और दूसरा टारगेट 452 रुपए का 452 का। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना है तो 430 की कॉल खरीद लीजिए जो जय रेकमेंड कर रहे हैं, वरना फ्यूचर्स में खरीदिए 445 452 के टारगेट्स के लिए। ये आ रही है राय। और LIC हाउसिंग फाइनेंस में बढ़िया मूव आया है और साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी एक मूव आते हुए दिख रहा है। किरण जी जरा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, वापस 200 के लेवल पर आया है, क्या होल्ड कर पाएगा? क्योंकि NBFCs और स्पेशली इंडिया बुल्स और LIC दोनों में ट्रैक्शन मूव आते हुए दिख रही है। देखिए मैं बाय करूंगा अगर 201 के ऊपर चला ट्रेड करना चालू कर देगा तो उसी कंडीशन में मैं बाय करना चाहूंगा। उसके ऊपर बाय करूंगा तो 198.50 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 210 और 215 ये दो लेवल्स रहेंगे। पर जब तक 201 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की बेट रहेगा। थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है अभी आपके लिए रहा है। आइए कल आपके लिए, हाँ कल 1 तारीख है, कल आएंगे आपके लिए मार्च की महीने के बिक्री के आंकड़े ऑटो कंपनी के लिए। कैसी रहेगी बिक्री मार्च के महीने की बताने के लिए कुशल है तैयार। कुशल, अच्छी या खराब?
काफ़ी सारी सेगमेंट्स में बेहतर साइड पर परफॉर्मेंस दिख रही है। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर का डेटा देखा था, तो वहाँ पे जो कंपैरिजन है, जो लोअर बेस है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, तो उसकी वजह से आई थिंक वो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में 8-10 नहीं था लास्ट में। हाँ, पर उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ा था सर सेल्स पे, तो इसीलिए जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही थी वो काफी ज्यादा थी, तो उसको मैंने अपने कंपैरिजन में नहीं लिया है। तो मंथ ऑन मंथ जो परफॉर्मेंस है उस पर डिटेलिंग देता हूं मैं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो स्टेबल रहेगी, और उसी वजह से खासकर अगर आप मारुति सुजुकी को देखें तो करीब 4% की बढ़त के साथ यहाँ पर 1,71,000 यूनिट्स के बेचते हुए नजर आ सकते हैं मार्च महीने में। और डबल डिजिट ग्रोथ जो है आपको M&M और टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस है वहां पर आती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है बेहतर साइड पर M&M और टाटा मोटर्स दिखा सकते हैं रिलेटिवली। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ पर जो एंट्री लेवल मोटर बाइक्स है वहां पर सेल्स जो है वापस से लौटती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट मंथ और मंथ आधार पर काफी पॉजिटिव मोमेंटम, खासकर हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स, जिनके काफी सारे मॉडल जो हैं 125 सीसी के आसपास के हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है 5.5% और 6% के करीब। पर दूसरी तरफ अगर आप बजाज ऑटो, जो कि ज्यादातर प्रीमियम बाइक्स बेचते हैं, वहां पर एक इंपैक्ट आ सकता है गिरावट का करीब 11% का। और आइशर मोटर्स, इनकी रॉयल एनफील्ड की करीब 7.5% की बढ़त है, यानी कि टू व्हीलर स्पेस में एक आउटलायर जो निकल कर आ सकता है वो है बजाज ऑटो। कमर्शियल व्हीकल्स में देखिए तो ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर दमदार मंथ ऑन मंथ रिकवरी देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा रिकवरी आपको वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आ सकती है। करीब 25% की ग्रोथ हम अनुमान कर चल रहे हैं। वहीं अगर आप टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की बात करें तो यहां पर भी ऑलमोस्ट 15 से 17% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ आधार पर मार्च के बिक्री आंकड़ों में आ सकती है। और अंत में अगर आप ट्रैक्टर स्पेस की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा जो मामला है वो धीमा होता हुआ नजर आ रहा है, और ग्रोथ वाइज करीब 2.5 से 6% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों ही M&M और एस्कॉर्ट्स में। ओके, तो ये है आपके लिए बिक्री के आंकड़े जो कल आने की तैयारी में। देखते हैं कल क्या कुछ एक्शन इन मंथली बिक्री के आंकड़ों के दम पर बाजार में देखने को मिलता है। आइए, हमारे साथ नितिन जी भी कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नितिन थोड़ी देर में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे, लेकिन तब तक देवांशी तैयार है, और देवांशी एक रिपोर्ट लेकर आई है, और वो है ग्लेनमार्क पर। ग्लेनमार्क पर कुछ दिग्गज ब्रोकरेज फर्म बुलिश पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, क्यों? देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए मैक्वारी की आज एक बुलिश रिपोर्ट आई है। 595 तक के टारगेट्स देख रहे हैं, यानी कि करंट भाव से आप देखें तो करीब 28 to 29% तक के अपसाइड अभी भी वो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 595 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। अभी ग्लेनमार्क में 3 दिक्कतें थी जो कई समय से सारी ब्रोकिंग हाउसेस मान के चल रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कर्ज था जो काफ़ी समय से कम होता हुआ नहीं दिखा है, और इसके चलते इनके वैल्यूएशंस पर काफ़ी असर आती हुई दिखी। साथ ही कंपनी ने लगातार ये कहा है कि कुछ ऐसी हैं जहां पे कंपनी फंड रेज करेगी, या तो कंपनी अपने हिस्सा बिक्री कर सकती है, और उसमें भी थोड़े से डिलेज आते हुए दिख रहे हैं। जो उनको यहाँ से हम देख रहे थे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो पाइपलाइन थी वहाँ से मंजूरी नहीं मिल रही थी, उसके चलते थोड़े से डिलेज थे, तो इसके चलते भी थोड़ी सी निराशा बाजार में बनी हुई थी। और साथ ही जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हुए नहीं दिख रहे थे, जिसके चलते वो अपना नेट डेट जो है वो कम कर सके। लेकिन आज मैक्वारी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इनका कहना है कि आने वाले साल में यानी कि FY22 में करीब 400 करोड़ तक की जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो कंपनी जनरेट करती हुई दिखेगी। ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा जो इनका कोर कारोबार है वो काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखा है। आय में काफ़ी बढ़त आती हुई दिखेगी, जियोग्राफिकल परफॉर्मेंसेस सुधरते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो R&D डिविजन है इग्नोस, वहाँ पे कंपनी 10% तक की जो हिस्सा बिक्री है वो इस साल कर सकती है। अप्रूवल्स मिल सकते हैं, क्योंकि उम्मीद यही थी कि फर्स्ट हाफ FY22 में इनको मंजूरी मिल सकती है। अगर वो भी आ जाते और उसके बाद भी करते तो वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके चलते कंपनी करीब 400 करोड़ से लेकर 550 करोड़ तक जुटा सकती है। और दूसरी बात है, जहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी अपना जो लाइफ साइंस कारोबार है वहाँ पे या जो API कारोबार है वहाँ पे कंपनी अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम करना चाहती है, इसका IPO ला सकती है। तो IPO की बातें अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखी हैं, तो इसके चलते भी कंपनी को करीब 900 से 1000 करोड़ जुटाने की उम्मीद है। हम सब देख रहे हैं कि API का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सुधरता हुआ दिख रहा है, और इसके चलते इनके वैल्यूएशंस बढ़ेंगे। 900 to 1000 करोड़ यहाँ से रेज करेगी जो
R&D डिवीजन है वहाँ से करीब 400 से 500 करोड़ रुपए रेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के इनका जो नेट कर्ज है वो आधा हो सकता है। मौजूदा जो कर्ज है वो 3600 करोड़ है, वो कम हो जाएगा 1600 टू 1700 करोड़, और नेट जो फ्री कैश फ्लोज जनरेट करेगी कंपनी उससे भी फायदा मिलेगा। तो ये कारण है जिसके चलते आने वाले साल में ग्लेनमार्क पर मैक्वारी काफ़ी बुलिश होता हुआ दिखा है। मक्वायरी की तरफ से आपके लिए रिपोर्ट, और आज स्टॉक देखिए हल्के हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 465 रुपए के आसपास। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क पर राय। जय, ग्लेनमार्क के देखिए 400, बताइए अपनी राय। जी ग्लेनमार्क में तो क्लियरली एक मैं कहूँगा कि अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। इनफैक्ट जो हिसाब से आज ये स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी बढ़त हमें देखने मिल सकती है। इनफैक्ट एक अच्छा डबल बॉटम पैटर्न भी एनर्जी इसने फॉर्म किया है। मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म में ऊपर में हमें लगभग 480-82 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं एक दो दिनों में। ऑन द लोअर साइड 455 का एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, तो ग्लेनमार्क पर रखिए नजर। एक रेंज में अटका हुआ है स्टॉक, पर काफी सारी अच्छी खबरें आ रही हैं काउंटर के लिए। देखते हैं रेंज के बाहर निकलकर फिर और एक्शन ये बढ़ा सकता है कि नहीं। फिलहाल 14700 के सपोर्ट पर निफ्टी आते हुए दिख रहा है, कोशिश कर रहा है वहां से मूव करने की, बट हल्का सा दबाव आपको इंडेक्स लेवल पर आते हुए दिख रहा है, स्पेशली बैंक्स जिस तरह से आज की गिरावट बनी हुई है। एचडीएफसी बैंक दोनों में ही आज प्रेशर बना हुआ है। आशु जी, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स और कुछ और जो हैवी वेट्स हैं वहां पर प्रेशर बना हुआ है, कैसे समझे इस एक्शन को, स्पेशली जिस तरह से एचडीएफसी बैंक में गिरावट आई है, यहां से और वीकनेस बनती हुई दिखती है? देखो दीपांशु, एक रेंज के अंदर है। अभी पीछे पैनिक आया था तो 475 से नीचे नहीं गया था, और ऊपर में मूव आती है तो 1525 के ऊपर नहीं जाता है। तो इसी बैंड के अंदर दीपांशु ये चल रहा है। तो अभी बहुत सारे स्टॉक्स में दीपांशु डिसाइसिव ट्रेड कहीं का भी नहीं दिख रहा। सो आई थिंक जब तक डिसाइसिव ट्रेड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कुछ दिखे ना, तब तक अच्छा पैसा नहीं बन सकता। नहीं तो आपको क्या वो फ्रस्ट्रेट करेंगे 10 रुपए ऊपर, 20 रुपए ऊपर, 20 रुपए नीचे, और इसी के अंदर ट्रेडर कंफ्यूज रहता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स को मैं नोटिस कर रहा हूं कि जिनमें ना बहुत लिमिटेड ट्रैक्शन है। यस, धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसे मैंने बोला जिस सेल ऑफ से हम वापस आ रहे हैं वहां से थोड़ा थोड़ा सा मूव ऊपर आएगा। कुछ स्टॉक्स में दिख रहा है डीएलएफ 300 से 40 से लेके 275, अब धीरे धीरे 290, शायद 300 की तरफ बढ़े। तो अगर पीछे भी ध्यान हो, चाहे स्टेट बैंक या कई स्टॉक्स की बात की थी अनिल जी ने, मैंने कहा था एक पर्टिकुलर लेवल से जब तक ऊपर नहीं जाते ना, तो इस 10-15 रुपए की रेंज के लिए कोई बहुत ज्यादा आप कुछ इन्फ्लुएंस नहीं निकाल सकते इस चीज का। तो आई थिंक बहुत सारी मार्केट अभी भी नो ट्रेड के अंदर है। और अनिल जी, मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं, ये मतलब मार्केट जब टॉपिश होती है या एक बहुत अच्छे मूव के बाद होती है, फिर लंबे लंबे टारगेट्स आते हैं, और उसमें अनिल जी अक्सर मैंने देखा गया कि मतलब एक तो ऑलरेडी रिटेलर जो होता है स्टॉक में फंसा होता है और उसको और कंफर्ट आता है। मतलब भारती बीइंग ए केस इन पॉइंट, मतलब 600 रुपए पे सबका 750 रुपए का टारगेट आता है और उसके बाद स्टॉक 520 हो जाता है। तो कहने का मतलब अनिल जी, जिस 20% टारगेट के लिए ऊपर आता है उससे पहले वो 20 घट जाता है, 15 घट जाता है, तो अब 40% की मूव आएगी टू अचीव दैट 15-20% टारगेट। एंड बहुत सारे के साथ ऐसा होता है। तो अनिल जी अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उससे क्या होता है कि एक स्टॉक में मैं ट्रैप हूं, मैं उसमें काटने की बजाय मुझे और कंफर्ट आ जाता है कि नहीं अब तो इंस्टीट्यूशन भी सारे मेरे साथ हैं, और उसके बाद और नीचे आ जाता है। तो ऐसी इस साइकोलॉजी को कैसे हैंडल किया जाए अनिल जी? मैंने तो अक्सर देखा कि इट डज मोर डैमेज देन बेनिफिट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वैसे तो जिसने रिपोर्ट लिखी वही बता सकता है ज़्यादा सही क्यों सब कुछ अच्छा होने के बाद रिपोर्ट आती है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर वाले मामले में नहीं है। खराब रिपोर्ट भी तभी आती, सारे डाउनग्रेड तब आते हैं कि जब एकदम माहौल खराब हो, रेटिंग डाउनग्रेड से लेकर टारगेट डाउनग्रेड, वो मतलब जितने डाउनग्रेड आपके पिछले साल आए होंगे मार्च अप्रैल में और जितने अपग्रेड इस बार आ रहे हैं, तो वो तो खैर होता है, वो तो सब जगह इंसान ही बैठे। एक मिनट, कुणाल जी कुछ इंटरेस्टिंग कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद मैं आपकी बात का पूरा जवाब देता हूँ। पहले कुणाल जी को सुन लेते हैं। जी कुणाल जी, कुछ कह रहे हैं आप? अनिल जी देखिए, मेरा ये प्रस्ताव है कि एक पोस्ट बनाई जाए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ एनालिस्ट, और अनिल जी उसका अध्यक्ष उसको आशु जी को बना देना चाहिए अनिल जी। तो उससे तो अनिल जी फिर इस तरह की रिपोर्टें नहीं आएंगी अनिल जी। नहीं, देखो क्या है, इसमें मेरा तो एक फंडा बहुत क्लियर है, और वो ये कि दूसरे क्या कर रहे हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। करेक्ट?
आप क्या एडवाइस दे रहे हो, आशुष जी का क्या एनालिसिस है, सचिन जी क्या कह रहे हैं, दीप क्या बोलेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में वो है जो हमारे हाथ में। हमें किस रिपोर्ट पर एक्ट करना है, किस पर नहीं करना है, वो हमें ध्यान रखना है। और अगर वाकई में ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब रिपोर्ट आती है उसके बाद 10, 15, 20% गिर जाता है, बाद में आराम से चलता है, तो इंतज़ार करें। इसका मतलब है कि रिपोर्ट लिखी अगले ने, मेहनत करके लिखी, तो लिखा तो अच्छा है, फंडामेंटली बढ़िया है। खरीदने की एंट्री लेवल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वो ज़्यादा। किरण जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले किरण जी के पास चलता हूँ। जी किरण जी। किरण जी, आपके बोलने का फायदा नहीं। ये सॉरी सर। फिर से किरण जी म्यूट। अब बोलिए सर। अनिल जी कल 1 तारीख है और आशुष जी ने डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मैंने डाउनग्रेड कर दिया है, तभी इससे वेट निकलेगा और भारतीय एयरटेल चलना चालू कर देगा। अच्छा, और राकेश जी की विशेष टिप्पणी। जी राकेश जी बोलिए। देखिए अनिल जी, एक सिंपल सी राय है। देखिए अनिल जी, रिपोर्ट्स की बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने बोला ना कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनिल जी हमारे कंट्रोल में है जी बिजनेस, उसके पैनलिस्ट। अनिल जी इतनी खराब मार्केट में भी देखें तो एशियन पेंट, लीवर, टीसीएस, आज सुबह सुमित जी ने आईटीसी दिया। अनिल जी कल हमने स्पेशल पिक में दिया था टाटा स्टील, बीएसएल, और किसी और पैनलिस्ट ने भी ज्वाइन किया था। अनिल जी मार्केट 130 पॉइंट डाउन है, उसके अंदर भी अनिल जी कैश की पिक्स और एफएनओ की पिक्स अनिल जी रॉक कर रही हैं। तो एवरीथिंग ऑल इज वेल ऑन जी बिजनेस। अनिल जी यही बोलना चाह रहा हूं। चलो बढ़िया है, आपका समय अच्छा चल रहा है, मार्केट साथ दे रहा है, बढ़िया रिसर्च हो रही है, तो चलिए फायदा होता रहे। बाकी तो ये सब चीज़ें तो लाइफ में चलेगी, इनमें तो एक लिमिट के बाद हमारा किसी का कोई कंट्रोल तो है नहीं। आइए, पावर कंपनियां हैं फोकस में, क्यों बताने के लिए तैयार है मानसी। लेकिन उससे पहले सुमित जी जुड़ चुके हैं लाइन पर, और सुमित जी दे रहे हैं एक्सपायरी के लिहाज से ट्रेड करने के लिए आपको एक बेहतरीन ऑप्शन। तो बिल्कुल सुमित जी के लिए। बताएं सुमित जी। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, सुबह जो पुट दिया था उसका तो टारगेट हिट हो गया है और सुबह से मार्केट ऐसे ही दायरे में और एक रेंज में घूम रहा है। तो एक तरह से देखो तो बहुत बोरिंग मार्केट हो रखा है। और अब यहाँ पे जो व्यू लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि बाउंस बैक के लिए खेलना चाहिए और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव आना चाहिए, क्योंकि 14,700 के आसपास निफ्टी होल्ड कर रहा है और सपोर्ट के आसपास से ये बार बार भी घूमता है। तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड और अच्छा बाउंस बैक के लिए खेले, जिसके अंदर 14,700 का कल का एक्सपायरी का कॉल, 14,700 कल का कॉल 80-84 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 40 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 120 रुपए से लेके 140 रुपए तक के टारगेट है, जो कि कल तक देखने को मिलने चाहिए। यहाँ से 100 पॉइंट का बाउंस बैक या 150 पॉइंट का बाउंस बैक निफ्टी में मिलना चाहिए, जो मुझे लगता है कि मिलेगा। जो भी होगा तो बड़ा, देखो 150 ऊपर या 150 नीचे, इसकी 2 वजह मैं बताऊंगा। एक तो ये कि 14,700 के आसपास बंद होने की तैयारी, जो मेक और ब्रेक वाला लेवल है, तो कल फिर गैप से ऊपर या नीचे होना है। दूसरा ये कि आज रात को अमेरिका में वो बहुत पूरी संभावना है कि वो $3 ट्रिलियन का पैकेज जो आने वाला है बाइडेन साहब का, उसने बाजार को मजबूत रखा है। लेकिन साथ ही लोग ये भी बोल रहे हैं कि टैक्स भी बढ़ा सकते हैं। तो अब मार्केट पैकेज से खुश होगा या टैक्स को देख अगर आ गया तो दुखी होगा। तो जो भी होगा बड़ा होगा, और जो भी होगा वो ऑप्शन में करना है, हेज के नहीं करना है। इतना ध्यान में रखिए, जो भी आप करना चाहें, इतना या तो ऑप्शन ही खरीदें, या फिर अगर आपके पास फ्यूचर्स हैं या कोई और पोजीशन है तो सामने सामने अपनी हेजिंग जरूर कर लें, क्योंकि आज रात अमेरिका में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा, या तो एक तरफा ट्रेडिंग सेशन होने की पूरी संभावना है, ये साफ नजर आ। दीप, ये हो सकता है ना आज अमेरिका में जो जिस तरह से माहौल है कि आज बाइडेन साहब अपनी वो घोषणा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज की, और साथ ही टैक्स बढ़ने की बात सुबह बग्गा साहब भी कह रहे थे, राइट? बिल्कुल सर, और दोनों की संभावना है। एक तो जो इंफ्रा प्लान है उसकी घोषणा हो जाएगी, साथ ही जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 21% से बढ़ाकर 28% किया जा सकता है। हालांकि बाइडेन साहब ने ऑलरेडी जब इलेक्शन चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ये करूंगा, और जो ये हायर टैक्सेस हैं ये अबव अ सर्टेन लिमिट है, तो ऐसा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ये इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, बट डेफिनेटली सेंटिमेंट के लिहाज से आज इम्पैक्ट आ सकता है। पर एक बात है, यहाँ पर काफी सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि जो ये टैक्स हाइक की बात कर रहे हैं बाइडेन साहब में, उनकी खुद की पार्टी में ही काफी कम लोग हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं। तो आगे जाकर क्या ये इसे पास करवा पाएंगे उनकी पार्लियामेंट में या नहीं, उस पर सवाल बना हुआ है सर।
बिल्कुल ठीक बात है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अमेरिका में आज एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेशन होगा। जब समझ में नहीं आए कि अच्छा वाला होगा या खराब वाला होगा, तो ये बोल देना चाहिए कि इम्पोर्टेंट वाला होगा। तो जो भी होगा बड़ा होगा, सिंपल चीज़। अब ऊपर होगा नीचे होगा, कल सुबह पता चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ का मामला है। पैकेज से खुश भी हो सकते हैं, टैक्स बढ़ने से नाराज़ भी हो सकते हैं। और अगर हो सकता है, अमेरिकी बाज़ार में कोई भरोसा नहीं, टैक्स बढ़ने के बाद भी नाराज़ ना हो या पैकेज आने के बाद भी खुश ना हो। मार्केट है भाई। सरकार का एक्शन कुछ भी, मार्केट का एक्शन कुछ भी, ये दोनों अलग अलग हैं। आइए अब पावर कंपनियों पर जो हम बात कर रहे थे कि क्यों है ये फोकस में, मानसी बताइए पावर कंपनियों पे क्या एक्शन है। गुड आफ्टरनून अनिल सर। लगातार 7 महीनों से बिजली की मांग में बढ़त का ट्रेंड जो है वो जारी है और ताजा जो आंकड़े हैं, मार्च के फिगर्स आए हैं, पहले 29 दिनों के 23% की बढ़त दिख चुकी है बिजली की मांग में। पहले 29 दिनों में 115.2 बिलियन यूनिट बिजली सप्लाई हुई है। प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखें तो 3 बिलियन यूनिट यहां पर ये बिजली की सप्लाई होती हुई दिखी है। पिछले साल मार्च के मुकाबले इस साल की अगर बात करें 22 से लेकर 23% तक की ज्यादा सप्लाई पावर की होती हुई है। सितंबर महीने में मांग में बढ़त का ट्रेंड शुरू हुआ था और तब से लेकर ट्रेंड जो है बढ़त की तरफ ही बढ़ता हुआ गया है। कहां से सबसे ज्यादा डिमांड है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जहां पर ये जो कमर्शियल बेल्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा कमर्शियल कामकाज, फैक्ट्री को लेकर कामकाज है, वहां पर ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पावर कंजम्पशन के लिहाज से अगर देखें, गुजरात में मार्च के महीने में 3.9% की बढ़त देखने को मिली, पंजाब में 5.5%, महाराष्ट्र में 1% और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 9% तक की बढ़त पावर कंजम्पशन में देखने को मिली है। और यही वजह है जिसके चलते आए दिन पावर से जुड़े जो शेयर्स हैं उसमें भी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो पावर कंपनियों में फोकस में है और कंजम्पशन पावर का बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो मौसम है ना, बड़ा एक तरफा होता है, तो उसमें पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। गर्मी ज़्यादा बढ़े तो भी पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, सर्दी ज़्यादा हो तो भी पावर कंजम्पशन होगा। और इस वक्त जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली में ज़बरदस्त गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। और जो हमारे सूत्र हैं, हम सीधा चलते हैं उन्हीं के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या इस गर्मी के दिनों में फिर से पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। बंसल जी बताइए, आप ये हमारे वो सूत्र। नहीं अनिल जी, डेफिनेटली अनिल जी बढ़ेगा पावर कंजम्पशन, क्योंकि जिस तरीके से अनिल जी गर्मी बढ़ेगी तो सब कुछ ही अनिल जी मतलब कि इतना हॉट हो जाएगा कि हर जगह अनिल जी एसी, जब एसी नहीं चल रहा है तब भी एसी। अरे बढ़ेगी तब तो होगा, वो पता है। बढ़ गई क्या है ये बताओ। हाँ अनिल जी बढ़ी हुई है अनिल जी, मेरी तो अनिल जी बढ़ी हुई है, तब से पहले से बढ़ी हुई है। अभी तो ये सूत्र तो अनिल जी आप बता रहे हैं, मतलब कि गर्मी तो अभी से काफी ज्यादा है, कंजम्पशन अनिल जी बढ़ा हुआ और आगे और बढ़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त समर सीजन फुल एक्शन वाला रहेगा, जबरदस्त गर्मी वाला, जिसके शुरुआती संकेत आ चुके हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त शुरुआती संकेत आखिरी आधे घंटे के अच्छे नहीं आते दिख रहे हैं, क्योंकि 14,700 को तोड़ा है। दिन के लोअर पॉइंट की तरफ बाजार जाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त जो 14,680 के आसपास है, दिन का लो पॉइंट है। तो निफ्टी ने दिन का लो पॉइंट तोड़ा है। हालांकि बैंक निफ्टी अब भी लो पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है, 100 पॉइंट ऊपर, 33,150। लेकिन आखिरी मिनटों में बैंक निफ्टी की तरफ से थोड़ी कमजोरी के संकेत आते हुए दिख भी रही हैं, ये साफ है। जय, जरा आपके डेटा देखिए क्या कह रहे हैं निफ्टी के। अनिल जी ओवरऑल बिल्कुल आपने सही कहा कि 14,700 टूटना, ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी, क्योंकि इसके नीचे मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इज हेडिंग टूवर्ड्स 14,600, 14,600 तक के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है निफ्टी यहाँ पे। और अगर 700 के ऊपर बंद नहीं आया आज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा डेटा क्लियरली, बिकॉज 14,700 एक अच्छा सपोर्ट था आज के दिन। ये ब्रेक करना निफ्टी में क्लियरली एक चीज़ दिखा रहा है कि 14,600 तक के लेवल्स हमें इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी में देखने मिलने चाहिए। और अनिल जी एक गैप अप हमें देखने मिला था कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो वो जो गैप एरिया है निफ्टी का, वो करीब आ रहा है 14,550। सो जो ये रेंज है कहीं ना कहीं अब फिलअप हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है 14,600 से लेके 14,550 की।
ओके, तो एक गैप बनते हुए दिख रहा है गिरावट की तरफ। 14,700 पूरे दिन ऑलमोस्ट बाजार ने होल्ड किया था, अब ब्रेक करा है, दिन के निचले स्तर पर है। आखिरी आधा घंटा बाकी है क्लोजिंग के लिए, देखते हैं अब यहां से एक्शन कैसा बनता है। बट थोड़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मूड माहौल में कुछ ज्यादा बदला है। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था। यूरोप के बाजारों में भी सुस्त एक्शन है, पर कोई भारी गिरावट के संकेत नहीं है। सेंसेक्स 650 अंक नीचे और निफ्टी बैंक भी अब 600 अंकों की गिरावट आपको दिखा रहा है। पर आइए, एक अहम फैक्टर जो बाजार के मूड माहौल पर भी असर करेगा और डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स पर फोकस रहेगा, गैस प्राइस रिविजन। हर साल 2 बार होता है। अप्रैल 1 से नए गैस प्राइसेस भी लागू होंगे। चलते हैं वरुण के पास जानने के लिए इस बार गैस प्राइस रिविजन में क्या एक्सपेक्टेड है और ऑफ कोर्स कौन से सेक्टर्स पर इसका इंपैक्ट रहेगा। वरुण बताइए। डेफिनेटली डीप, साल में 2 बार गैस प्राइस की रिवीजन होती है। आपको याद होगा पिछले अक्टूबर में जब रिवीजन हुई थी तो 25% गैस के दाम काटे गए थे, लेकिन इस बार करीब 1.25% के आसपास गैस की कीमतें जो है वो बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कच्चे तेल पे डिपेंड करता है, और कच्चे तेल के दाम देखिए पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब 50% से ज्यादा की तेजी देखने मिली है। इसके चलते गैस के दाम बढ़ेंगे। 1.79 MMBTU से बढ़ के ये $1.82 पर MMBTU होने वाले, यानी करीब 2.25% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। अब देखिए, गैस के दाम अगर $1 बढ़ते हैं तो ONGC को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करीब 4,300 करोड़ का फायदा होता है और ऑयल इंडिया को करीब 550 करोड़ का। ये जो बढ़ोतरी है ज़्यादा नहीं है, मिनिमम है 0.03 पैसे के आसपास। तो अगर उतनी बढ़ोतरी होगी तो ONGC को करीब 130 करोड़ का फायदा होगा और ऑयल इंडिया को मामूली सा लेकिन 17 करोड़ के आसपास का फायदा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो इसका फायदा 2 कंपनी ONGC और ऑयल इंडिया को तो पक्के तौर पे होगा। इसके अलावा बाकी जितनी अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनको भी इसका फायदा होगा, जैसे कि वेदांता, HOEC, गेल, ये भी कहीं ना कहीं गैस से रिलेटेड है। नुकसान किसको होगा? नुकसान टाइल कंपनीज को होगा जो कि इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। CNG PNG के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे तो IGL, गुजरात गैस, MGL पे इसका इम्पैक्ट होगा। फर्टिलाइजर कंपनीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और पावर कंपनी जो कि इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है उनको भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसके साथ जो डिफिकल्ट फील्ड्स है उनके जो दाम है उसमें कटौती होने का अनुमान लगाया जा रहा है। $4.06 पर MMBTU से कम होके ये $4 के आसपास आ सकते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कुछ हद तक रिलायंस को हो सकता है, क्योंकि रिलायंस इसमें सबसे ज़्यादा कारोबार करता है। तो कल से गैस प्राइस बढ़ेंगी, इतना तो तय है। बढ़त मामूली होगी लेकिन कम से कम $1.82 पर MMBTU इतनी तो होगी। ONGC और ऑयल इंडिया पे आपको खास नजर रखनी होगी इसके चलते। ओके, तो नजर रखेंगे ONGC, ऑयल इंडिया पर। गैस प्राइसेस बढ़ने वाले हैं कल से, यहां पर नजर रखिए। कल ओपेक की भी बैठक है, वहां पर ऑयल प्राइसेस और ऑयल प्रोडक्शन को लेकर क्या निकल कर आता है वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। शुक्रिया वरुण, हमें ये सारे डिटेल्स बताने के लिए। गैस प्राइसेस की बात करी है, जो गैस के लॉजिस्टिक्स में बड़ी कंपनी है एजिस लॉजिस्टिक्स, वहां पर भी नजर रखिए। अभी एक मूव आपको आती हुई दिख रही है। कुछ कैश स्टॉक्स काफी एक्शन में आ रहे हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स, सचिन जी इसके चार्ट पर नजर डालिए। अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, 300 की तरफ जाते हुए दिखता है। दीपांशु, इनफैक्ट 280 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में, एंड जिस तरीके से ये सपोर्ट मेंटेन्ड है मुझे लग रहा है 300-320 के आसपास के स्विंग जरूर बनने चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज जरूर है, बट एक रेंज यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह डिफाइंड है, 330 से लेकर 280। आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक ऑस्किलेट होना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 330 गेटिंग अचीव ज़्यादा लग रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है 280 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 280 का स्टॉप लॉस रखिए। एजिस लॉजिस्टिक्स पर नजर। लॉजिस्टिक्स स्पेस में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। TCI एक्सप्रेस, आपको याद होगा कल जैन साहब ने जैन के जेम्स में इस स्टॉक की रिकमेंडेशन करी थी, वहां से देखिए अच्छा मूव आया और अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है। कुणाल जी, TCI एक्सप्रेस के चार्ट देखें, कल जैन साहब इसके बारे में बात कर रहे थे, अभी एक अच्छा मूव आया है। देखिए चार्ट भी बहुत अच्छा है दीपांशु, और इस स्टॉक में एक मूवमेंट आता हुआ हमने देखा है। एक बेस बना है, डबल बॉटम पैटर्न बना है और आज ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी भी अपसाइड बाकी है और ये स्टॉक 980, 1000 जो कि इसके लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है वहां तक जरूर जाएगा। तो 980, 1000 के टारगेट से बिल्कुल बने रहना चाहिए जिन्होंने खरीदा है जैन साहब को सुनकर। और एक स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है 880 के नीचे स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। 980 से 1000 का लक्ष्य होना चाहिए। ओके, तो 980 से 1000 के लक्ष्य के लिए यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। कार्बोरंडम, जय इसके चार्ट भी देखें, डेज हाई पर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है 3.5% ऊपर इस समय।
इसमें जो हिसाब से ये स्टॉक में इनफैक्ट आज एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है एक फॉलिंग चैनल में से दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्बोरेंडम में अभी ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है 522 के लेवल्स तक। 522 के लेवल्स हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकता है और नीचे में जो सपोर्ट है वो है 495 पे। ओके तो ये है आपके लिए कार्बोरेंडम पर भी राय इस समय। कैश स्टॉक्स आपको अच्छी मूव्स दिखा रहे हैं, इंडेक्स लेवल और कुछ इंडेक्स हैवी वेट्स पर आज आपको जरूर गिरावट का माहौल दिखेगा, बट ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त एक्शन इस समय बना हुआ है, तो वहां पर नजर आपको रखनी चाहिए। नजर रखते हैं सीमेंट स्पेस पर, यहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। क्या बन रहा है बाजार का व्यू सीमेंट पर, आइए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए सीमेंट में क्या चल रहा है? बिल्कुल दीपांशु, सीमेंट पर मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है और अगले वित्त वर्ष के लिए मैक्वारी का भरोसा जो है सीमेंट सेक्टर पर कायम है। सीमेंट की मांग दुरुस्त है और मार्जिन भी काफी चुस्त रहने की उम्मीद है। FY22 में मांग में 13% तक की बढ़त का अनुमान है। 4 चीजें हैं जिस पर ये खास फोकस कर रहे हैं। एक तो प्राइसिंग आउटलुक, मार्जिन फैक्टर, कैपेसिटी पर कंसर्न्स और साथ ही पर्टिकुलरली स्टॉक्स पर इनकी टॉपिक्स। प्राइसिंग कंसर्न के हिसाब से अगर बात करें FY21 के मुकाबले FY22 में करीब 0 to 1% प्राइस हाइक अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1 से 2% प्राइस हाइक का अनुमान FY23 के लिए है। वहीं दक्षिण भारत को अगर छोड़ दें, कीमतों में बढ़त का ट्रेंड तो जारी रहेगा। मार्जिन फैक्टर, खर्चों में कमी और कीमतें बढ़ने से मार्जिन सुधरते हुए दिखेंगे। FY22 में मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे चलकर ऑन दी लॉन्ग रन मार्जिन में भी बढ़ोतरी जरूर दिखेगी। कैपेसिटी को लेकर कंसर्न्स हैं। सीमेंट कंपनियों के कैपेसिटी एडिशन पर निवेशक को नतीजों पर असर पड़ने का अनुमान है। निवेशक ये मानकर चल रहे कि अगर कैपेसिटी एडिशन होगी तो नतीजों पर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन मैक्वारी का आउटलुक यहां पर भी पॉजिटिव है। इनका कहना है कि केपेक्स की वजह से नतीजों पर या कंपनी के आउटलुक पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। अब इनके टॉप पिक्स जो हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट है, श्री सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट, ACC, रैमको सीमेंट और डालमिया भारत। यहां पर खरीदारी की आउट परफॉर्म की रेटिंग ये पर्टिकुलरली दे रहे हैं और इनका मानना है कि ये तमाम शेयर्स जो है आने वाले दिनों में भी चलते हुए दिखेंगे। ओके तो नजर रखिए सीमेंट शेयर्स वापस आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। थोड़ा रेंज में आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हम ACC अंबुजा पर अच्छी मूव आते हुए देख रहे थे, एक्सपर्ट्स के साथ हमने इन पर चर्चा भी करी। जय, अल्ट्राटेक पर नजर डालिए। वैसे तो स्टॉक अच्छे एक्शन में रहा है, ब्रोकरेजेस का भी भरोसा है और आज खबर भी थी सुबह कि इन्होंने एक 5,000 करोड़ के लोन का अर्ली पेमेंट भी किया है। अल्ट्राटेक चार्ट्स पर क्या कह रहा है जय? दीपांशु, सीमेंट स्टॉक में डेफिनेटली आज एक अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट श्री सीमेंट हमने कल रेकमेंड भी किया था जैकपॉट में, उसका तो फर्स्ट टारगेट आ भी गए। बट अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो हिसाब से एक डबल टॉप काइंड ऑफ एक पैटर्न फॉर्म हुआ है दीपांशु, करीब 6950 के आसपास वो लेवल्स निकलने जरूरी है टू गेन फर्दर मोमेंटम। अगर वो लेवल नहीं निकलता है तो ये स्टॉक रेंज में ही रहेगा। नीचे में करीब 6450 का एक सपोर्ट है, ऊपर में 6950 का एक रेजिस्टेंस है, तो यही रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करेगा वीकनेस के साथ, साइडवेज मोमेंटम के साथ। और 6950 निकला तो ही हमें और तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज मोमेंटम यहाँ पे वीक हो जाएगा। ओके तो 6950 थोड़ा 200 रुपए की मूव आने दीजिए, फिर भरोसा थोड़ा बनते हुए दिख सकता है जहां तक सवाल है अल्ट्राटेक का। पर नजर रखिए उस काउंटर पर अच्छी तेजी बन रही है। HUL एक और काउंटर पिछले 2-3 दिनों से अच्छे एक्शन में रहा है, आज भी 1.5% ऊपर। सचिन जी, HUL पर ट्रेड करना चाहिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम है, ये और आगे दिखता है स्टॉक गेन करते हुए? पर क्लियरली एक आउट परफॉर्मर है एंड जिस इंटेंसिटी से यहाँ पर पिछले 3 दिनों से मूवमेंट है, डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। प्राइसेस के लिहाज से मुझे लग रहा है 2400 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। मुझे लग रहा है अगर किसी के एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है तो डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉसेस वहाँ पर ट्रेल करने चाहिए। एंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था अराउंड 2480 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल एक बार रिविजिट होना चाहिए इसी पर्टिकुलर मोमेंटम में। सो डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस से ही ट्रेड करना चाहिए। फ्रेश पोजीशंस भी अगर कोई डिप्लॉय करता है तो 2400 के आसपास का ही स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा। बट टेक्निकली मुझे लग रहा है जो हर्डल है अराउंड 2480 वो अगर सस्टेन हो जाता है तो एक जो लाइफ हाई बनाया था अराउंड 2600 के आसपास, उसके बीच में कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ तक वो रैली एक्सटेंड भी हो सकती है अगर मार्केट साथ दे तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है इसमें बने रहना चाहिए। 2400 के स्टॉप लॉस के साथ 2480 होगा रिव्यू जोन।
सवाल यही है मार्केट अगर साथ दे या नहीं, बट डेफिनेटली एक मूव आ सकती है HUL पर यहाँ से और बढ़िया। आइए चलते हैं जय के पास, बिगुल कैश का ऑप्शन। बताएं जय। दीपांशु, निफ्टी में नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास, लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेवल पर ये अगर हम इनिशिएट करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहाँ पे हमें करना ये है कि 14,600 के स्ट्राइक का एक पुट ऑप्शन खरीदना है। अभी करीब 124 ट्रेड कर रहा है दीप, और 14,800 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, ये भी 124 ट्रेड कर रहा है दीपांशु। तो दोनों मिलाकर टोटल हो जाएगी आपकी 248 की। 14,600 का एक पुट खरीदी 124 में, और 14,800 का एक कॉल खरीदी 124 में, 8 अप्रैल की एक्सपायरी का। दीपांशु, यहाँ पे ये जो टोटल 248 है, इसका हमें स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगाना क्या है 132 पर, और फर्स्ट टारगेट जो इसका बनेगा वो बनेगा 460 का, एंड सेकंड टारगेट करीब बनेगा 540 का। सो 460 एंड 540 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है 8 अप्रैल की एक्सपायरी का। ये लॉन्ग स्ट्रैंगल मुझे ऐसा लग रहा है, और जो अनिल जी भी कह रहे थे कि एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है यहाँ से, मेरा भी यही मानना है। बिकॉज ये जो 2 दिन का बाउंस बैक हमें देखने मिला, अगर मार्केट यहाँ से होल्ड कर रहा है, बिकॉज जो हिसाब से 14,700 के ऊपर नीचे हो रहा है, अगर ये होल्ड कर जाता है सो मे बी वी कैन सी 15,000 लेवल, और अगर ये डिसिसिव ब्रेकडाउन है तो शायद वो गैप फिलअप होकर और भी नीचे के मूव हमें दिखाए। तो ये क्रिटिकल लेवल है जो लेवल पे निफ्टी है अभी, एंड आइदर वेज हमें एक बड़ा मूव देखने मिलेगा यहाँ से। लग रहा है जय जो बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है एक्चुअली, और मुझे लग रहा है ये करना चाहिए, क्योंकि मेक और ब्रेक वाला मामला हो सकता है कल भी या फिर अगले हफ्ते भी, या तो कल ही बड़ा हो जाए कुछ, नहीं तो अगले हफ्ते तक तो होना ही है। तो 14,600 का पुट खरीदिए और 14,800 का कॉल खरीदिए, दोनों खरीदें तो आपकी रिस्क तो हो गई लिमिटेड, वो है 250 रुपये की। यानी कि अब आपको करीबन 200 पॉइंट का मूव किसी एक तरफ चाहिए तो आपके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। 250 का आ जाए तो और भी बढ़िया। तो यानी कि या तो हम 14,700 के आसपास हैं, या तो 14,500 के नीचे फिसल जाए, या 14,900 को पार कर जाए। दोनों में से कोई भी हो गया तो इस रणनीति में पैसा अच्छा बन सकता है। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। आशीष सर, आपको भी लगता है 14,500 या 14,900 दोनों में से किसी में एक तरफ अगले गुरुवार के पहले बाहर निकल जाएगा निफ्टी? अनिल जी, नहीं, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि रेंज में रहेगा, लेकिन अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी करनी होगी तो अनिल जी मैं मतलब 1:2 नहीं, लेकिन 1:1 तो जरूर करूंगा कॉस्ट कम करने के लिए। अनिल जी, अगर हम 14,600 की ले रहे हैं तो 14,300 की भी एक बेच सकते हैं, और अगर इधर 14,800 की ले रहे हैं तो 15,100 की। कुछ ना कुछ अनिल जी कॉस्ट कम करने के लिए जरूर रखना चाहिए, और अगर मूव नहीं आती है तो जो डिके है वो भी बहुत मतलब दिक्कत कर सकता है, क्योंकि हमारे पास स्प्रेड बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि 1:1 में कोई प्रॉफिट में कोई ऐसी कमी नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अनिल जी 1-2 दिन में नहीं होना, फ्राइडे की छुट्टी है, कल नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि प्राइस डिके कितना होगा। कल एक्सपायरी है, कल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब इंस्पाइट ऑफ यूएस मार्केट के कल 400 पॉइंट हो सकता है, 300 पॉइंट नहीं हो सकता। अगर होगा तो कहां जाके होगा अनिल जी? अगले मंडे ट्यूसडे को। तो मंडे ट्यूसडे तो अनिल जी अगर आपकी 14,400 या 300 के नीचे बिकी हुई है और साथ में 15,100 की अगेंस्ट अगर अवर लॉन्ग्स, तो अनिल जी बहुत ही प्रूडेंट चीज है, आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, और ये जो जय ने स्टॉप लॉस बोला और कंफर्टेबल हो जाते हैं इसमें आप। पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आ रही कल ही कुछ ना हो जाए बड़ा कहीं, क्योंकि ये अमेरिका में आज जो सेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है। और दूसरा एक और चीज़ है, सोमवार को जब आजकल 2 दिन की छुट्टी जब एक साथ आ जाती है ना आशु सर, तो उसके बाद जब ट्रेडिंग सेशन होता है तो वो 2 दिन की छुट्टी में अमेरिका वाले बड़े उछल कूद कर देते हैं। तो जब सोमवार एक तो है ना लंबी वीकेंड हो और लोग चैन से बैठ नहीं पाते हैं, सुबह शाम डाउ देखते रहते हैं। होली खेलने की जगह मतलब डाउ देख रहे हैं, अरे आज बढ़ गया, खुला होता तो अच्छा, और ये गिर जाए तो अरे अब क्या करेंगे सोमवार को। तो मतलब चैन नहीं है कि, इसलिए 2 दिन की छुट्टी में और फिर कल की एक्सपायरी, 3-4 दिनों का बड़ा एक्शन है। देखते क्या कुछ होता है। लेकिन अभी तक जय ने जब भी दोनों तरह के इस तरह के ऑप्शन दिए, बड़े मुंह का अंदाजा लगाया है, वो काफ़ी एक्यूरेट रहे। तो 14,600 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, माफ़ कीजिएगा पुट ऑप्शन खरीदिए, 14,800 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, 250 पॉइंट की प्रीमियम आपको देनी पड़ेगी, और स्टॉप लॉस लगाइए 132 पॉइंट का माफ़ कीजिएगा, यानी कि आपकी रिस्क होगी करीबन कितनी 120 पॉइंट के आसपास की, और ऊपर 460 और 540 का टारगेट बनेगा, यानी कि आपको 110 से लेकर 190 तक के आपके प्रॉफिट के फायदे के हिसाब से आपको एक पोजीशन बनानी। ये राय जय की तरफ से। कल से गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है 3:15 बजे बैंक से बेनिफिट का। आशीष हैं तैयार।
आशीष, एंट्री किसी की? नहीं अनिल जी, कोई भी बदलाव नहीं है लिस्ट में। खाली आज सेल जो है बैन में आया था और मुझे लग रहा है काफी दिन तक ये बैन में बना ही रहेगा, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 103% है, काटने में काफी समय लगेगा। बदलाव कोई भी नहीं है, किसी की नई एंट्री नहीं होगी। अगला अपडेट आपसे कब लिया जाए? अनिल जी कल ही आ जाऊंगा, सेम टाइम कल पे। आप तो आ जाओगे, बदलाव भी तो होना चाहिए। आप तो रोज ही आ रहे हो ऑफिस। मतलब लिस्ट भी तो चेंज हो। अनिल जी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा थोड़े दिन तक कि कोई स्टॉक ऐसा है जो बैन में आता है। आराम करें फिर, और क्या है। थोड़े दिन बाद आपसे मुलाकात करेंगे जब कोई आसपास में स्टॉक आता दिखेगा कि बैन में एंट्री की तैयारी। सेल तो निकलेगा नहीं, इसका तो अभी फितरत ही हो गई कि हमेशा बैन में बने रहेगी। बाहर कम होता है, अंदर ज़्यादा होता है। तो ये है स्टील अथॉरिटी 102%, 103% के साथ बैन में, और अभी आज कोई बैन में आने की तैयारी में है नहीं। कुछ ऐसा होने वाला है नहीं कि नया स्टॉक कोई बैन में आए। 14,700 के नज़दीक है निफ्टी, जो हम कह रहे थे दीप की 2:30 बजे भी कि 14,675, 14,700 आखिरी मिनटों में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। एग्जैक्टली वहीं पर आता दिख रहा है, क्लोजिंग भी वहीं होती दिख रही है। और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग 33,300 के आसपास की ही नजर आ रही है। तो आखिरी 1.5 घंटे में बैंक निफ्टी और कमजोर हुआ नहीं है। निफ्टी थोड़ा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आखिरी 1-1.5 घंटे में कमजोर होने से इनकार किया। ये एक अच्छा संकेत है। कुछ मजबूत शेयरों का जिक्र करें जहां पर आपको एक्शन कल के लिए मिल सकता है, उसकी बात करूं उससे पहले सचिन जी तैयार है अपने बीटीएसटी कॉल के साथ। सचिन जी बताइए। जी अनिल जी, यहाँ पर बलरामपुर चीनी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हेल्दी हो रहा है। इनफैक्ट 250 रुपये की हमने पहले भी बात की है। सो पोजिशनल के लिहाज से तो वो टारगेट्स इंटैक्ट है। जिस तरीके से शॉर्ट टर्म के चार्ट है, यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया डेली चार्ट्स पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस ऐड करने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर पैटर्न का टारगेट भी अगर देखें तो अराउंड 240 के आसपास कहीं आ रहा है। सो एक अच्छे रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेडर्स को भी फ्रेश पोजीशंस ऐड करने के लिए। सो खरीदना है बलरामपुर चीनी को 240 250 के लक्ष्य के लिए, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है 205 के आसपास। स्टॉप लॉस से 240 के टारगेट के लिए खरीदें। वाह क्या बात है। चीनी और हेल्दी, बलरामपुर चीनी का हेल्दी ट्रेंड दिख रहा है। वाह, चलिए तो शेयर खरीदें। हेल्दी है चीनी खाना तो कम से कम, अगर आपको हमारी एज में है तो फिर थोड़ा सावधानी रखिए, कम से कम खाएंगे तो बढ़िया है। लेकिन फिलहाल चार्ट से मजबूत 240 का टारगेट सचिन जी की तरफ से बलरामपुर चीनी का, और 200 रुपये पर लगाइएगा स्टॉप लॉस। और मुझे याद है आपने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, और वहाँ से भी एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा है। आइए, तो ये एक स्टॉक है जिसकी हम बात करें। ओके, तो दीप अगर तैयार हैं तो मैं भी दीप तैयार हूँ। 3-20 वाला काम कर लिया जाए। बिगुल भी तैयार है सर। मार्केट स्ट्रैटेजी का बिगुल अनिल जी के लिए। सर हमारे बाजार तो दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, पर ग्लोबल बाजारों में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। डाउ वही 20-30 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहा है। जर्मनी के बाजार एकदम सपाट हैं, फ्रांस एकदम सपाट है, यूके में मामूली सी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। तो कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया ग्लोबल मार्केट में सर। एकदम फ्लैट ट्रेड हो रहा है, हल्की सी गिरावट है बट एकदम फ्लैट है। बताएं सर क्या करके जाना चाहिए? आज मैं ना दीप नोटा का इस्तेमाल करूंगा। हमेशा नोट कमाने की स्कीम सोचते हैं कि क्या बन सकती है हमारे व्यूअर के लिए, लेकिन आज नोटा वाली स्कीम, उसकी रीज़न ये, और इसमें जो कुछ करना ही अगर, तो फिर जो जय ने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि 14,600 का पुट ले लीजिए और 14,800 का कॉल खरीद लिए, दोनों खरीद लिए। 250 पॉइंट के रिस्क, 250 पूरे के पूरे तो जाएंगे नहीं, तो रिस्क आपकी 100-125 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है। और बड़ा मूव जो मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं जय की स्ट्रेटेजी के पूरे साथ में हूँ, अगर कोई करना ही चाहता है तो। क्योंकि पता नहीं आज अमेरिका में बहुत तेज़ी होगी या बहुत मंदी होगी, वो मुझे कंफर्ट और डायरेक्शन आ नहीं रहा। और बाजार जहाँ बंद होने की तैयारी में 14,675, 14,700 के आसपास और 33,300 के आसपास बैंक निफ्टी पर, वो एकदम ऐसा लेवल है कि जहाँ से मतलब आप दोनों तरफ का व्यू रख सकते हैं कि सपोर्ट पे बंद हो रहा है, ऊपर भी जा सकता है, रेजिस्टेंस पे बंद हो रहा है, नीचे भी जा सकता है। तो मतलब क्यों फिर दिमाग लगाएं, एक दिन क्या फ़र्क पड़ता है, कल की कल देखेंगे। और जब आपको पता है कुछ बड़ा होने की आशंका, उम्मीद, संभावना ये सब है अमेरिका में, तो फिर क्यों दिमाग लगाना, कल देखेंगे। है अगर आपकी कोई पोजीशन तो आप परफेक्ट हेज करके चलें। शॉर्ट अगर आप हैं तो 200 पॉइंट ऊपर की आप हेजिंग करिए।
लॉन्ग अगर आप हैं तो 200 पॉइंट नीचे की हेजिंग करिए, यानी कि 14,500 और 14,900 की हेजिंग आपकी होनी चाहिए। सिंपल, आप ये सोच के चलो कल 14,900 भी हो सकता है, अगर आप शॉर्ट है तो वो तैयारी रहनी चाहिए। लॉन्ग है तो 14,500 भी हो सकता है, वो तैयारी रहनी चाहिए। अगर वो तैयारी के साथ आप अपनी पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ताकि आपका डिसिप्लिन, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अपने साथ होनी चाहिए। सिंपल, यह है दीप। क्लियर है सर, तो हेजिंग अकॉर्डिंगली करके जाएं। अगर कुछ नहीं करना है, नोटा का ऑप्शन भी अनिल जी आपको दे रहे हैं। जय ने आपको एक स्प्रेड दिया था, वहां पर भी आप नजर रख सकते हैं। क्लोजिंग से पहले कुछ और कॉल्स ले लेते हैं बिगुल जय के जैकपॉट का। बताएं जय। दीपांशु, लॉन्ग साइड पर एक स्टॉक में क्लियर ब्रेकआउट है एंड वो है दीपक नाइट्राइट। इसका फ्यूचर खरीद कर चलना चाहिए। 1657 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है दीपांशु, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाइए 1630 का। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बनेगा वो है 1700, सेकंड टारगेट बनेगा 1725 का। बहुत ही क्लियर एक फॉलिंग चैनल में से दीपक नाइट्राइट में ब्रेकआउट देखने मिला है दीप। एंड इसके डेली चार्ट्स पर मैं कहूँगा कि एक शॉर्ट टर्म लीडिंग इंडिकेटर्स में क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपक नाइट्राइट में ये जो ब्रेकआउट आया है उसमें से जो मोमेंटम रिसेंटली लीडिंग इंडिकेटर्स में बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, इसके टारगेट्स बहुत ही जल्दी हासिल होने चाहिए। सो लॉन्ग साइड पर दीपक नाइट्राइट। वायदा कारोबार की रीसेंट एंट्री दीपक नाइट्राइट पर रखिए नजर। और दीपक नाइट्राइट ट्रेड के लिए तो अच्छा लग ही रहा है। FY21 की बात करें जो आज अब बस कुछ ही मिनटों में खत्म होने जा रहा है, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट गेनर्स रहा है मिड कैप स्पेस में। 328% के गेन्स आपने दीपक नाइट्राइट में देखे हैं इस वित्त वर्ष में, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है मिड कैप स्पेस से। पर जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था मिड कैप स्पेस का पिछले वित्त वर्ष में, जो ये खत्म हो रहा है आज, 1000% के गेन्स अदानी टोटल गैस। और बंसल जी आपका इस पर भरोसा रहा है, आज भी एक्शन में रहा है। 1016% टू बी एग्जैक्ट ये रहे अदानी टोटल गैस के गेन्स FY21 में। अब कैसा मोमेंटम रहेगा आने वाले वित्त वर्ष में, बंसल जी ये बताइए। देखिए दीपांशु, मोमेंटम तो क्लियरली बना रहेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिन्होंने हमें सुन के, मेरे को, कुणाल जी को सुन के नीचे में लिया है, उनको होल्ड की रहा है दीपांशु। ब्रेकआउट तो अभी भी, आज भी नया ब्रेकआउट हो रहा है, बट अब हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर डिलीवरी के लिए रिकमेंड करें। बट जिन्होंने लिया हुआ है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ओके, तो लिया हुआ है तो होल्ड करिए। इतने बढ़िया मोमेंटम के बाद और तेजी भी शायद आपको ये काउंटर दिखा सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो जिनका शानदार प्रदर्शन रहा है पिछले वित्त वर्ष में, एक बार वहां पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी टॉप गेनर टाटा मोटर्स 328%। सचिन जी टाटा मोटर्स पर राय दें। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ी मुनाफा वसूली रही है, बट बेस्ट गेनर है पिछले वित्त वर्ष का। बताएं टाटा मोटर्स पर अब क्या चाल होगी। दीपांशु, इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले 325-320 के रेंज में हमने एक बिकवाली की सलाह दी थी और टारगेट दिए थे अराउंड 285 के। ये पैटर्न बेस ही थे, एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, ब्रॉडनिंग पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, उसका बेस इसने वापस एस्टैब्लिश कर चुका है। लगभग उसी लेवल के आसपास एक रिवर्सल बना है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्ट्रक्चर तो हेल्दी होना चाहिए। यहाँ पर कभी खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट 280 जब तक ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंडेड है ऑन क्लोजिंग बेसिस, प्रोबेबिलिटी यही होगी कि अराउंड 330 से 340 के जोन के आसपास के स्विंग्स बन जाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइंस की साइकिल में अभी शिफ्ट हो चुका है टाटा मोटर्स। तो खरीदारी करने के मौके ढूंढिए 280 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो टाटा मोटर्स खरीदारी के ही मौके ढूंढिए, 280 का स्टॉप लॉस होगा। किरण जी एक कॉल हिंडाल्को को पर भी। मेटल इंडेक्स 151% टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है, और उसमें बढ़िया गेन्स लार्ज कैप नेम्स की बात करें तो हिंडाल्को की 242% की। हिंडाल्को पर राय किरण जी, क्विक कॉल। यस, हिंडाल्को अच्छा चार्ट पैटर्न है, और जिस तरीके से इसने एक 320 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, मेरा मानना है कि हिंडाल्को में वापस एक बार एक अप मूव देखने को मिल जानी चाहिए। मेरे टारगेट्स 345-350 के रहेंगे स्विंग पोजिशनल बेसिस पे, और मेरा स्टॉप लॉस 320 के नीचे रहेगा।
ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को पर कॉल किरण जी की तरफ से। पर आइए, वित्त वर्ष FY21 खत्म हो रहा है और साथ ही हम देख रहे हैं आज का ट्रेडिंग सेशन थोड़ी कमजोरी रही है। हालांकि ये साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। 70% से ज्यादा रिटर्न्स आपको निफ्टी पे दिखे हैं, लगभग 75% के रिटर्न्स आपको निफ्टी बैंक पर आते हुए दिखे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, मेटल इंडेक्स 151% के रिटर्न्स। आज थोड़ी मुनाफा वसूली गिरावट के साथ बाजार बंद हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 550 अंकों की तेजी हमने निफ्टी पर वैसे देखी है। ग्रासिम आपका टॉप गेनर रहा। टाटा स्टील पर खरीदारी रही। ITC, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स। निफ्टी का नया एंट्रेंट टाटा कंज्यूमर, पहले दिन ही 1.5% की तेजी इस पर। SBI और SBI लाइफ दोनों में खरीदारी और TCS से भी मिला है सहारा। पर HDFC और HDFC बैंक सबसे ज्यादा गिरावट, इन दोनों काउंटर्स पे 4% गिरे हैं ईच, इसलिए बाजार पर दबाव। साथ ही ICICI बैंक 1.5%, इन्फोसिस से भी आज मिला नहीं सहारा, यहां पर भी 1.5% की गिरावट। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.25% नीचे था, जिसकी वजह से भी बाजार पर दबाव आते हुए दिखा। और इन सभी की वजह से आपने देखा है कि निफ्टी पर लगभग 150 पॉइंट्स की आज गिरावट आती हुई दिखी है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर प्रेशर दिखा, IDFC फर्स्ट बैंक QIP लॉन्च किया है। हालांकि QIP कल की क्लोजिंग से देखें तो 3-3.5% के प्रीमियम पर था, पर आज स्टॉक 6% गिरा है, 55 के नीचे। इंडस टावर्स बड़ा ब्रेकडाउन, 3.5% नीचे ये आते हुए दिखा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर बैंक निफ्टी में पहला दिन था इस काउंटर का, कल अच्छी तेजी बनी थी 7-7.5% की, आज 2.5% नीचे। पेज इंडस्ट्रीज, माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, ग्रैन्यूल्स, PVR लगातार गिरावट में रहा है, आज भी 2% नीचे 1218 के लेवल्स पर आते हुए। आरती इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, कोफोर्ज, इन सभी स्टॉक्स पर आपने आज वीकनेस देखी है। पर गोदरेज प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र में पूरी संभावना है कि जो स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन है, 2% के कट है, उसको और कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। आज शाम इसका डिसीजन आएगा। 4% ऊपर डॉक्टर लाल, यहां पर 3% की तेजी। गुजरात गैस अच्छी खरीदारी। कैनरा बैंक, यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए। इन्फो एज कल के ब्रेकडाउन के बाद आज एक अच्छा रिबाउंड, 2.5% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रासिम, REC, गेल हालांकि निफ्टी के बाहर गया है, पर पॉजिटिव एक्शन आज आते हुए दिखा है। बालकृष्णा, यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम। HPCL, PFC और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर अच्छा मूवमेंट दिखा। IB हाउसिंग पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा है। कैश के भी ढेरों स्टॉक्स आज एक्शन में रहे। GIC 8-8.5% ऊपर ये काउंटर रहा, बढ़िया तेजी आपको दिखाते हुए गया है। इंटेलेक्ट डिजाइन 6.5% ऊपर। ग्राफाइट इंडिया, बिरला कॉर्प, अदानी टोटल गैस जिसकी हम बात कर रहे थे, FY21 का टॉप गेनर मार्केट में, 1000% से ज्यादा के रिटर्न्स और आज भी 6% ऊपर। बलरामपुर चीनी, सचिन जी ने अभी इसके बारे में बात करी थी, 5% ऊपर। कावेरी सीड, हमने आपको खबर बताई थी कॉटन प्राइस हाइक को लेकर, कावेरी सीड 5% ऊपर। लिंडे इंडिया, कल हम एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए थे, कल स्टॉक में बढ़िया तेजी, आज भी 4% ऊपर। जैन साहब की जेएमसी कल की पिक, TCI एक्सप्रेस 3-3.5% ऊपर आज भी दिखते हुए। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल FY21 तो अच्छा रहा, 70% से ज्यादा के रिटर्न्स बाजार ने दिए। हालांकि आज थोड़ी कमजोरी के साथ 1% नीचे बंद होते हुए 14,700 के जस्ट नीचे प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी की। सर 70% निफ्टी ने दिए और सेंसेक्स ने 68% और बैंक निफ्टी ने दिए 74%, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 125%, मिड कैप इंडेक्स 102% के दमदार तेजी के साथ ये फाइनेंशियल ईयर खत्म करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि पैसा तो भरपूर बनाए। अगर आपकी एंट्री 1 अप्रैल को पिछले साल हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, 1 अप्रैल 2021 कल है और वहां पर फिर से आपके लिए एंट्री करने का मौका जरूर बनेगा। तो 1 अप्रैल पर एंट्री करें ना करें, कितनी करें, क्या करें, उसके लिए तो दिन भर हम आपके साथ होंगे। लेकिन 3:30 बजे कल चूंकि हफ्ते का है आखिरी ट्रेडिंग सेशन और आपके लिए मस्ती की पाठशाला, चूंकि 1 अप्रैल है तो बनती है, तो मस्ती की पाठशाला के लिए आप सब हो जाते हैं। आशु सर, इस बार वाली मस्ती की पाठशाला में तो है ना, आप आजकल छुट्टियां बड़ी ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हूँ अनिल जी, और मैंने लास्ट टाइम बहुत मिस किया। और स्पेशल थैंक्स टू सेठी जी और जैन साहब जिन्होंने मेरे नाम पे होली का वो किया, तो मैंने उनको भी बहुत मिस किया और बाकी सबको भी बहुत मिस किया। बट इस बार वाली मैं बिल्कुल हूँ अनिल जी। तो स्पेशल थैंक्स खाली उनको, मेरे को नहीं? नहीं अनिल जी, आपको भी बिल्कुल। अनिल जी देखो, आपसे तो मतलब मैंने आपको क्या कहा, अभी भी मैं अनिल जी बाहर गया हुआ था, गोवा गया था, सब लोगों से मिला। हाँ। और आपके लिए हर बार अनिल जी इतना प्यार मिलता है, तो इतना पेंडिंग है। मैंने तो आपको ओपन कहा है कि आपको बस सिग्नल देना है, तो मैं तो फ्लाइंग किस आपको ऑन एयर ही कर सकता हूँ अनिल जी, और क्या कर सकता हूँ। नहीं, मैंने तो इतना सब कुछ किया। मैंने तो जब वो सबका टर्न आया और उसके बाद जब मेरा टर्न था कि आप क्या चाहते हैं, कौन से एक्सपर्ट के साथ बाकी लोग कैसे होली खेले, तो मैंने तो इन सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा आशु सर के साथ आप सब लोग होली खेलिए। मैं आशु सर की आंख पे पट्टी बांध दूंगा, हाथ बनवा दूंगा, बाद में आपको जिस तरीके से जैसे कलर लगाना चाहे। कितना प्यार है मेरा और हमारे सारे एक्सपर्ट्स का आपके लिए। देखिए वो होली के अनिल जी। हाँ जी बोलिए।
अनिल जी, अभी आज आपने एक लाइव चीज नोटिस की, वो विश्वेश स्ट्रगल कर रहा था कि कुणाल जी कभी ट्रोल क्यों नहीं होते। हाँ। अब जो आपने बात की, आज वही बात अनिल जी, कुणाल जी ने कितनी ग्रेसफुली आर्टिकुलेट किया, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। तो उन्होंने कुछ बोला कि वो पूरे क्या कुछ बोला था, वर्ल्ड एनालिस्ट कुछ वो बोला था। हाँ। अनिल जी कहने का अनिल कुणाल जी अगर एक बार फिर रिपीट, हाँ, तो अनिल जी उनका बोलने का तरीका तो वही था, लेकिन कितने प्यार से और कितने तरीके से बोला। हाँ। तो ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्यारी उपाधि दे रहे हैं वो, लेकिन कहने का मतलब उनका होली वाला ही था। बट कुणाल जी, वो बहुत आपने बढ़िया अच्छी उपाधि दी है, मुझे पसंद बहुत आई है। समझ तो गए वैसे सब, लेकिन अब बताइए कुणाल जी कौन सा बोला था, वर्ल्ड एनालिस्ट कुछ तो एक वो पदवी दी थी आपने आशु जी को? नहीं अनिल जी देखिए, अनिल जी वो एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं ना, जो देश की सरकार के लेखा जोखा रखते हैं। अनिल जी वैसे एक ऑडिटर जनरल बना देना चाहिए आशु जी को, ये कहना था मेरा। हाँ बिल्कुल, देखो जी हाँ, ये बात सही है। नहीं, लेकिन आशु जी वो सही सेंस में, वो खिंचाई करने के हिसाब से नहीं। आप जिस तरह से शेयरों के साथ साथ शेयर रिकमेंडेशन करने वालों पे भी पैनी नजर रखते हैं, ये मानना पड़ेगा, ये अच्छी क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लीजिए। तो चलिए, मस्ती की पाठशाला जो कल होने वाली है उसके लिए टॉपिक है कि आप किसे अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं, आप उसे क्यों अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं, और तीसरा सवाल है कि आप उसे किस तरीके से, कैसे अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं, किसे, क्यों, कैसे। इन 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं कल मस्ती की पाठशाला में। ये है आपके लिए। तो कल 3:30 बजे, गुरुवार है, अरे कल तो थर्सडे है और हफ्ते का आखिरी दिन भी है। तो दीप, ये तो कल तो सूट पहनना तो नहीं बनता है फिर, मतलब वीकेंड वाला मूड माहौल तो होना ही चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, कल कुछ तो अलग होना है। ये जय वाला मामला ठीक दिख रहा है मुझे, जय, कुणाल, किरण जी, सिर्फ शर्ट और टाई एकदम। देखिए, एकदम हम टी शर्ट पहनेंगे तो भी अच्छा नहीं, शुक्रवार तो है नहीं, गुरुवार है, तो भले सबको लगेगा ये क्या है, और स्पेशली जो लोग शुक्रवार को काम कर रहे हैं उनको तो ज़्यादा लगेगा। तो उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखते हुए तो कल अपने अपने कोट, आप सब लोग जैकेट्स टांग दे, कल शर्ट एंड टाई डे, ठीक है। और अगर आशु जी चाहें तो अपनी बाहें फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं। मुक्ति दिलवाइए जी कुणाल जी। अरे जी, टाई रहित होना चाहिए थर्सडे। ओ, टाई रहित, चलिए इस पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल आप इस हाँ, मतलब कुल मिलाकर जैकेट तो नहीं पहने, इतना तो कर ही लें, बाकी की आपकी इच्छा है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, बाकी का प्रोग्राम क्या है आज बाजार बंद होने के बाद का, वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक जैसे दिग्गज बैंकों के कस्टमर हैं तो 1 अप्रैल से आपको OTP मिलना बंद हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ग्राहकों को SMS के जरिए साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए SMS का तय फॉर्मेट और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, जिसका पालन करने में न सिर्फ ये 3 बड़े बैंक, लेकिन इनके अलावा 40 दूसरे बैंक और अलग अलग कंपनियां विफल रहे हैं। इसमें लंबी लिस्ट है, मतलब ऐसा ये नहीं कि 3 ही है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इनके ग्राहकों को कल से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि गलती तो बैंकों की है। ये फॉर्मेट जो ट्राई ने सुझाया बैंक्स नहीं कर रहे हैं, तो ग्राहक क्यों भुगते हैं, और अब कस्टमर्स के पास इसके विकल्प क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे 3 खास मेहमान। RN प्रभाकर साहब होंगे, पूर्व मेंबर ट्राई के, श्री राम खन्ना साहब, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, और PK मल्होत्रा साहब, जो कि SBI के पूर्व डेप्यूटी MD रह चुके हैं। तो शाम 5 बजे, अब से थोड़ी देर में देखिएगा ये शो ज़रूर। OTP अटका, पेमेंट को झटका। आप भी अपने सुझाव, राय, सवाल शामिल करें हमारे शो में। #आपकी खबर, आपका फायदा। नए फाइनेंशियल ईयर की हो रही है शुरुआत, और यही सही समय है नए निवेश की शुरुआत करने का भी, और अपने पुराने पोर्टफोलियो में ज़रूरी बदलाव करने का भी। तो आप नए सिरे से प्लानिंग करने से पहले टैक्स और इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर कुछ बदलते हुए बातों को समझ लीजिए, यानी कि जो कल से बदलाव होने जा रहे हैं वो समझिए और उसके बाद अपनी प्लानिंग कीजिए। तो आज मनी गुरु में हम आपको नए वित्त वर्ष में निवेश और बचत के कुछ जरूरी टिप्स देंगे। ये भी बताएंगे कि जिंदगी में आपके कल से क्या कुछ बदलने वाला है। 6:26 पर आपको रहना है मनी गुरु के साथ। नया वित्त वर्ष, कहाँ करें निवेश, टैक्स एक्सपर्ट कृष्ण मल्होत्रा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा दोनों होंगे हमारे साथ। और रात 8 बजे इंडिया 360, इसमें आज के कुछ खास मुद्दे, बंगाल में चुनाव, सियासी संग्राम चल रहा है, उस पर तो बात करनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते। बंगाल का सियासी संग्राम तो चले गई, बंगाल पर लड़ाई गोत्र पर आई, ओके, ये टॉपिक है, ठीक है। और दूसरा है कोरोना की दूसरी वेव में मौत का पैटर्न क्या है, कितना कहर है,
तो दूसरी लहर किस उम्र पर कहर, नौजवान या बुजुर्ग? उसके अलावा 1 अप्रैल से कैसे बदलेगी जिंदगी, आने वाले बदलाव जो कि कल से आपके लिए लागू होंगे, इस पर हम आपको विशेष चर्चा करेंगे, विशेष जानकारी देंगे। इसके अलावा ढेर सारी खबरें, दिन भर की पूरा अपडेटेड वर्जन खबरों का आपके लिए। तो ये सारा का सारा एक्शन है। 14,690, 154 अंकों का नुकसान निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर 33303, 33,303, 33,300 पर जहां बोला वहीं पर जाकर अटक गया, वहीं बंद हो गया 33 पॉइंट ऊपर। 571 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी 49,509 पर 627 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स बंद होता है। ये रहा आज का पूरा हाल। विदा लेने का वक्त। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी और सचिन जी, साथ ही और कौन कौन है, किरण जी, जय सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।